हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल दैट इज गेट इट क्लियर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मैं गेट इट क्लियर पर आपके साथ आपके कंप्यूटर के ट्यूटोरियल हो गए, आपकी कोई भी न्यू नोटिफिकेशन आती है, लेटेस्ट न्यूज़ जो भी रहती है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, तो मैं वो सब जो है वो अपने चैनल पे शेयर करती हूँ। दोस्तों, आपने देखा होगा कि मेरे चैनल पे जनरल अवेयरनेस का सेशन भी रहता है एक, और महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जो है वो भी मैं इस चैनल पे डालती हूँ। दोस्तों, मैं जितना भी कंटेंट डालती हूँ वो कहीं ना कहीं प्रीवियस पेपर में पूछा गया होता है, तो आप उसको ज़रूर ज़रूर देखा कीजिए। दोस्तों, अब मैं आज आपके साथ जो है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने एग्ज़ाम के लिए कैसे कैसे पढ़ाई की, मेरी एजुकेशन क्या रही है, मैंने चैनल क्यों शुरू किया। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें जो है मैं आज इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों मेरी स्कूलिंग की। तो मेरी स्कूलिंग जो रही प्लस टू तक, वो रही मेरी शिमला से। मैंने प्लस टू जो की है वो शिमला से की है। और उसके बाद जो क्या था, मैंने AIEEE का एग्ज़ाम दिया और उसके बेसिस पे मेरी सिलेक्शन जो हुई थी वो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज सुंदरनगर में हुई थी। वहाँ से फ्रेंड्स मैंने क्या किया, 4 साल का अपना कोर्स जो है वो किया अपना इंजीनियरिंग का। उसके बाद 2011 में मैंने एडमिशन ली थी और 2015 में मेरा कोर्स जो है वो कंप्लीट हुआ 4 साल का। उसके बाद दोस्तों मैंने गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए तैयार करना शुरू कर दिया अपनी तैयारी। और उस टाइम जो था, आपको पता है कि बैंकिंग सेक्टर जो था वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे लग रहा था, कितनी बल्क में उसमें वैकेंसीज आती थी, 10-10 हज़ार, 8-8 हज़ार वैकेंसी आती थी और हर किसी को जो था वो बैंकिंग का ही क्रेज़ था। तो मैंने क्या किया, मैंने भी बैंकिंग के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि क्या सिलेबस रहता है, क्या किस हिसाब से तैयारी करनी है। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं कोचिंग ले लेती हूँ, एक तरह की गाइडेंस जो है वो मुझे वहाँ से मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स मैंने क्या किया, उसके लिए कोचिंग ली। उसके बाद मैंने बैंकिंग के एग्ज़ाम दिए। ठीक है, एग्ज़ाम देने के बाद कभी कभी ऐसा होता था कि प्रीलिमिनरी क्लियर हो जाता था बट मेंस नहीं होता था, और कभी कभी तो ऐसा हो गया कि प्री भी क्लियर नहीं होता था। तो मैंने जो था बैंकिंग के लिए क्या किया कि 1-2 साल जो है वो खूब तैयारी की, खूब खूब तैयारी की, बट एट द एंड मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर उसे जहाँ मैं कोचिंग लेती थी वहाँ पर हमारा जीके की भी क्लास होती थी। तो मैं वो क्लास अटेंड करती ही करती थी क्योंकि मुझे वो क्लास बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती थी। ठीक है, मैं कभी भी उस क्लास को मिस नहीं करती थी। तो जैसे-जैसे मैं जीके पढ़ती गई, मुझे उसमें इंटरेस्ट भी काफ़ी डेवलप होता गया। तो उस टाइम जो था 2015 या 16 की बात मैं करूँ, तो आपका जो था वो 447 पोस्ट कोड आया और उसमें जो थी वो बहुत सारी वैकेंसी जो थी वो बल्क में आई थी। ठीक है, उस टाइम जो था वो मैंने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि बैंकिंग का क्रेज़ जो था वो अभी भी दिमाग पे चढ़ा हुआ था और उसी की ओर लगे हुए थे। स्टेट लेवल का मैं कोई भी एग्ज़ाम नहीं देती थी, सिर्फ बैंकिंग से रिलेटेड ही आपके सारे के सारे एग्ज़ाम में देती थी। तो दोस्तों, वहाँ पर उसमें बोला गया था कि आपके पास जो है वो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट करके एक पोस्ट आई। मैंने भी अपने फ्रेंड से ही सुना उसके बारे में कि वहाँ पर क्या चाहिए कि 1 साल का डिप्लोमा जो है वो मैंडेटरी है अगर आपने उसमें अप्लाई करना है तो दोस्तों, मेरी जो बीटेक थी वो कंप्यूटर फील्ड से रिलेटेड नहीं थी। तो मेरे को क्या, मेरे फ्रेंड्स, सभी फ्रेंड्स जो है वो 1 साल का डिप्लोमा लग गए करने कि चलो इन केस अगर बैंकिंग सेक्टर में नहीं होता है तो कहीं ना कहीं तो आपके पास एक ऑल्टरनेटिव होना चाहिए, क्योंकि जॉब तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो फिर दोस्तों मैंने क्या किया, अपने फ्रेंड्स के साथ ही किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में 1 साल का कंप्यूटर कोर्स के लिए एडमिशन ले ली। ठीक है, तो दोस्तों फिर मैंने क्या किया, जैसे कि मेरा 1 साल का जो है वो डिप्लोमा वहाँ से चालू हो गया और साथ साथ में मैंने कोचिंग का भी वहाँ पर अपना रखा शेड्यूल। ठीक है, जो रहता था मेरा। फिर दोस्तों मैंने बैंकिंग के एग्ज़ाम देती गई, फिर नहीं हुआ। फिर वहाँ पर मेरा क्या हुआ, मेरा कंप्यूटर कोर्स भी पूरा हुआ और फिर उसके बाद आपका आया 556। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 556 से पहले जो था वो 484 भी मैंने क्लैरिकल का पेपर भर दिया क्योंकि मेरे को फ्रेंड्स ने कहा कि भर दो, इसमें तो डिप्लोमा नहीं मांगा गया है। तो जैसे जैसे मैं जीके भी पढ़ती थी और अपना बैंकिंग का भी प्रिपेयर करती रहती थी, तो मैंने क्या किया कि 484 का पेपर मिस नहीं किया और वो वाला पेपर जो है वो मैंने जाके दे दिया।
तो दोस्तों उसका रिजल्ट जब आया 484 का, तो वो वाला एग्ज़ाम जो था वो मेरा क्लियर हो गया। तो उसके बाद जो था, आपको पता है कि आपका जो क्लरिकल का एग्ज़ाम होता है स्टेट लेवल का, उसमें आपकी क्या होती है, टाइपिंग भी होती है। बट मैंने क्या किया, उसके लिए बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और अपने बैंकिंग साइड ही लगी रही, ठीक है। तो दोस्तों फिर उसके बाद आपको याद होगा कि 2017 में ही आपका क्या हुआ था, 556 भी निकला था और उसमें 1 साल का डिप्लोमा मांगा गया था, ठीक है। तो दोस्तों फिर मेरा क्या हो गया था, 1 साल का डिप्लोमा भी पूरा हो गया था और मैं एलिजिबल भी हो गई थी। तो मैंने क्या किया, 556 का भी आपका एग्ज़ाम भर दिया और उसके लिए मैं तैयारी करने लगी। और मैंने क्या किया, वो वाला पेपर जब दिया तो वो वाला एग्ज़ाम भी मेरा क्लियर हो गया था, ठीक है दोस्तों। तो मतलब मेरा 484 और 556 जो इन दोनों का जो रिजल्ट था वो साथ साथ में ही आया था, थोड़े गैप के बीच में। तो सबसे पहले मेरी 484 की क्या हुई, टाइपिंग हुई। टाइपिंग के लिए मुझे कॉल लेटर आया, ठीक है। तो दोस्तों मैंने क्या किया कि उसके लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं किया, और जब मेरा कॉल लेटर आ गया उसके बाद मैं लगी सोचने की नहीं यार, मेरे को टाइपिंग टेस्ट भी देना है, अगर टाइप टेस्ट क्लियर नहीं हुआ तो फिर मैं क्या हो जाऊंगी, रिजेक्ट हो जाऊंगी, डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगी, एक तरह से रिजेक्शन ही मिल जाएगा मुझे अगर टाइपिंग मेरा क्लियर नहीं हुआ। तो आपको पता है कि एंड मोमेंट पे क्या होता है, सब गड़बड़ होता है अगर आपने पहले से तैयारी नहीं की हो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जल्दी जल्दी से क्या किया, कंप्यूटर सेंटर मैंने एडमिशन ले ली कि चलो यहाँ मेरे को जल्दी जल्दी सिखा देंगे और मेरा टाइप टेस्ट होगा वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या किया, आप यकीन नहीं मानेंगे, 15-20 दिन गई और खूब सारी टाइपिंग की। और मेरे को लगता है कि अगस्त के या जुलाई के मंथ में मेरा वो टाइप टेस्ट था, ठीक है। और जब मैंने वो टाइप टेस्ट दिया तो वहाँ पर आप जैसे ही मैं लैब में गई, मैं सबसे पहले आपको स्टार्टिंग से बताऊं कि जब जब मेरा टाइप टेस्ट हुआ और मैं जब हमारे को क्या हुआ कि हमारी अटेंडेंस हुई और मैं लैब में गई, फर्स्ट टाइम था मेरा वो दोस्तों टाइप टेस्ट। कुछ भी पता नहीं चल रहा था, टांगे कांप रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा थी कि क्या हो रहा है, कैसे करना है, कहीं गलती ना हो जाए, क्योंकि किसी से किसी तरह की गाइडेंस भी नहीं इतनी ज़्यादा मिली थी और ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया था। ध्यान दिया होता तो सिचुएशन कुछ और होती, ठीक है। तो फ्रेंड्स जहाँ जैसे ही मुझे टाइपिंग मैटर वहाँ पर टाइप करने के लिए मिला, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, वहाँ पर मेरी हाथ पूरे के पूरे टोटल ही कांप गए। और मैं पता है कैसे टाइप करी थी, ऐसे टाइप करी थी, वंस अपॉन द टाइम, वहां से पढ़ा और वहां पर कीबोर्ड में मैंने वंस अपॉन द टाइम देख के टाइप कर दिया दोस्तों। तो वहां पर पता ही नहीं चला कि 10 मिनट जो है मेरे कैसे खत्म हो गया। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने 900 से 1000 स्ट्रोक ही वहां पर मारे होंगे, वो भी बड़ी मुश्किल से, मिस्टेक्स के साथ। और वहां पर आपको पता है कि अगर आपके 1500 स्ट्रोक्स जो हैं वो 10 मिनट में नहीं पूरे हुए तो वहां पर आप क्या हो जाते हो, डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। तो उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि रिटन एग्जाम क्लियर करने के बाद मैंने टाइपिंग के लिए ध्यान नहीं दिया और अपनी ही गलती के कारण मैंने एक चांस जो है वो गवा दिया, ठीक है। पर मेरे दिमाग में ये बात तो थी कि 556 तो अभी भी बचा हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि 2018 में 2017 में इसका जो था वो सारा का सारा प्रोसेस जो था वो शुरू हुआ था, आपका एग्ज़ाम हुआ था, रिटन एग्ज़ाम, फिर 2017 में ही इसका रिजल्ट आया। फिर 2017 में एंड जैसे में ही इसके क्या हुए थे, टाइप टेस्ट शुरू हो गए थे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने सोचा कि चलो 484 जो है वो हाथ से गया, अब बचा है 556, ठीक है। 556 में भी स्कोर ठीक था, ऐसा लग रहा था कि जब मैंने अपने फ्रेंड्स से या हम वहाँ पर फेसबुक पे आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं वो हमने ज्वाइन किए होते हैं, तो वहाँ से थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है कि कट ऑफ कितनी रहने वाली है, ठीक है। तो वहाँ पर मुझे होप थी कि मेरा इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, हम 4-5 फ्रेंड्स थे जिनका 556 का एग्जाम निकला था। हमने बोला कि इस बार जो है वो कोई भी गलती नहीं करनी है और हमने स्टार्टिंग से ही टाइपिंग के लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है दोस्तों। तो 556 के लिए मैं क्या था, जैसे ही मेरा रिटन एग्जाम हुआ, पेपर अच्छा हो गया था, ठीक है, उसमें मुझे पता चल गया था, वैसे ही मैं क्या करने लग गई थी, थोड़ा थोड़ा टाइपिंग के लिए हाथ चलाने लग गई थी। 484 का तो चलो मेरे से हो गई थी गलती, ठीक है। बट उसके बाद जो मेरा टाइप टेस्ट आया था 556 का, वो नवंबर महीने में आया था, ठीक है। तो 3-4 महीने मेरे लिए मिल चुके थे। तो मैंने क्या किया कि मैंने टाइपिंग सेंटर जो था वो कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर भी वहाँ सिखाते थे, तो वहाँ पर मैंने वो ज्वाइन कर लिया। और वहाँ पर हमारा एक स्पेशल ही ग्रुप उन्होंने 556 का बना दिया था, जिन जिन भी बच्चों का आपका टाइप टेस्ट होने वाला था, ठीक है। तो वो सर क्या करते थे, हमारे को
10-10 मिनट का टाइमर लगा के टाइपिंग मैटर दे के हमारे से क्या प्रैक्टिस करवाते थे, और वहाँ पर जो टाइपिंग की जो नॉइज़ थी वो सेम रहती थी जैसे आपके कंप्यूटर लैब में होती है। तो मैं आपको ऐसा एडवाइस करूँगी कि जब भी आपका टाइप टेस्ट होगा तो आपने क्या करना है, 1 महीना पहले या 10-15 दिन पहले आपने कोई कंप्यूटर सेंटर ज्वाइन कर लेना है, ताकि आपको जो वो नॉइज़ होती है वो डिस्टर्बेंस ना क्रिएट करें उस टाइम पर, ठीक है? क्योंकि वो वैसा ही माहौल कंप्यूटर सेंटर में बना लेते हैं, ठीक है? तो ये एडवाइस मेरी आपके लिए रहेगी, आपने ज़रूर ऐसा करना है। तो दोस्तों हमने 4-5 फ्रेंड्स थे, हम प्रैक्टिस करते थे वहाँ पर। मैं ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करती थी, मैं ऐसा बोलूँ कि हाँ 4-4 5-5 घंटे नहीं, मैं 2 घंटे अपना डेली प्रैक्टिस करती थी वहाँ पर। उसके बाद क्या करती थी मैं, फिर आपको याद होगा कि 447 का जब किस्सा चला था, तो वहाँ पर बोला गया कि भई आपके जो होगा वो 1 ईयर का डिप्लोमा जो होगा, वो अगर आपने सोसाइटी से किया होगा तो वो क्या हो जाएगा भई, उसको अनएलिजिबल कर देंगे क्योंकि वो रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा नहीं है। ये मुद्दा चल पड़ा था 447 का, बट हमने ध्यान नहीं दिया क्योंकि हमने बोला अपना तो 556 है, पता नहीं अब रिजेक्ट होंगे कि एक्सेप्ट होंगे। तो दोस्तों उस टाइम आपको पता है उन लोगों ने भी कितना स्ट्रगल किया, क्योंकि ऐसे रूमर्स उठ के आए थे कि भाई जिन्होंने सोसाइटी से डिप्लोमा किया है वो रिजेक्ट हो जाएंगे, ऐसा बोला गया था, ऐसे रूमर्स उठ के आ रहे थे। तो दोस्तों उस टाइम आपको याद होगा कि कांग्रेस की सरकार थी, तो उन लोगों ने वीरभद्र जी से बात की, तो शायद उन लोगों को जो था फिर फाइनली वो एलिजिबल हो गए थे, ठीक है? तो वहाँ पर तो पर ये था कि चलो हम लोगों ने भी यही सोचा। अब आप एक बात बताओ, जब भी किसी भर्ती पे कोर्ट केस हो जाता है और ऐसे रूमर्स उठ के आ जाते हैं कि जिन्होंने 1 साल का डिप्लोमा सोसाइटी से किया है वो लोग बाहर हो जाएंगे, तो आप अपने सिक्योर साइड के लिए क्या सोचते हो कि हम क्या करें कि चलो अगर हमने सोसाइटी से डिप्लोमा कर लिया है तो हम ऐसा करते हैं कि डिप्लोमा को किसी ऐसी जगह से करते हैं कि वो वैलिड डिप्लोमा हो और रिकॉग्नाइज्ड किसी यूनिवर्सिटी या कोई भी रिकॉग्नाइज्ड आपका संस्थान होना चाहिए ऐसा, ठीक है? तो हम सारे फ्रेंड्स ने क्या किया, ऑलरेडी एक डिप्लोमा तो कर ही चुके थे, उसके बाद क्या किया, आपका 2017 में ही मैंने, जब ज़्यादा ही डर लगने लग गया तो हमने क्या किया कि आपका जो नीलिट शिमला है वहाँ पर एडमिशन ले ली पीजीडीसीए में, ठीक है? तो दोस्तों वहाँ से मैं अपना कोर्स जो है वो पीजीडीसीए का करने लगी। आप यकीन नहीं मानेंगे, नाइलिट में जो था वो बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ों को पढ़ाया गया, ठीक है? पर दोस्तों पीजीडीसीए में हम एक जगह लैग करके कि वहाँ पर हमें सी लैंग्वेज नहीं पढ़ाई गई, उसकी जगह हमें बीबी.नेट, टैली वगैरह ये सब कुछ जो था वो पढ़ाया गया था, ठीक है? ऑप्शन की बात करें, बाकी आपको पता है कि एमएस वर्ड, एक्सेल, एक्सेस और नेटवर्किंग तो आपको पता है, एचटीएमएल, ये तो सब कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं, बट सी को छोड़ के हमें बीबी.नेट था, ठीक है? तो ठीक है, फिर वहाँ पर सी की थोड़ी-सी कमी हमारे को वहाँ पर रह गई। तो दोस्तों तभी तो मैंने आपको अपने चैनल पे ऐसे सर को अपॉइंट किया है जो स्पेशलाइज़्ड हैं, जिन्होंने बीटेक कर रखा है आईटी में, और वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं। आपके लिए मेरे को पता है कि सी लैंग्वेज तो ऐसी लैंग्वेज होती है कि ये किसी से सीखनी ही पड़ती है। खुद आप जितना मर्ज़ी ट्राई कर लो, जब तक आपको उसके कांसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आपको उसका नहीं पता चलेगा, ठीक है? तो दोस्तों आप उन ट्यूटोरियल को देखा करो, जो भी मैं आपके लिए सी के ट्यूटोरियल डालती हूँ, वो ट्यूटोरियल जो होते हैं वो सारे के सारे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही तैयार किए जाते हैं, एक्स्ट्रा उनमें कुछ भी नहीं होता है, ठीक है? एक बार आपने वो ट्यूटोरियल देख लिए तो समझो कि आपकी जो है वो सी पक्की है। उसमें 15 या 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपके वो पक्का 15 के 15 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होने वाले हैं, ठीक है? अच्छा ठीक है, फिर मैं बात करती हूँ कि हमारा जो है वो हमने सिक्योर हो गए, और आपको पता है 556 के ऊपर, अब 556 की चलो हम क्या करने लगे, अब क्या कर सकते थे, ठीक है? अब डिप्लोमा तो सोसाइटी वाला ही था, अब आई 556 की टाइपिंग नवंबर महीने में, ठीक है? उधर से डिप्लोमा भी चला हुआ हमारा रिकॉग्नाइज्ड वाला, सोसाइटी वाला ऑलरेडी कर चुके थे, फिर 556 वाली टाइपिंग आ गई। हम सारे फ्रेंड्स क्या थे, अब शिमला आपको पता है ये आपकी डिस्ट्रिक्ट वाइज रहती है, तो शिमला वालों का तो सबका साथ ही नंबर आया, ठीक है? जो भी जानने वाले थे आगे पीछे ही थे। उस दिन मेरी टाइपिंग टेस्ट हुई, मैं लैब में गई, मेरे को ज़्यादा घबराहट नहीं हुई क्योंकि मेरे पास एक बार एक्सपीरियंस था टाइपिंग का, ठीक है? मैं लैब में गई, वहाँ पर मैंने अपनी सारी डिटेल्स बहुत अच्छे से डाली, ठीक है? मुझे टाइपिंग के लिए मैटर दिया गया और वो मैंने मैटर जो है वो बहुत अच्छे से और बिल्कुल कम मिस्टेक के साथ जो है वो टाइप कर दिया, और मेरा टाइपिंग टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ, ठीक है? जैसे ही मैं टाइपिंग इससे लैब से बाहर आई, मेरे को पता है कि हमारे को, जब मैं कंप्यूटर सेंटर गई थी तो वहाँ मुझे स्पीड कैलकुलेट करना, मिस्टेक्स, इन सब चीज़ के बारे में
अच्छे से बताया गया था कि आपने अपना कैसे कैलकुलेशन करना है जो भी आप टाइप करोगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैंने अपना सब कुछ अपने मिस्टेक्स देखी, अपनी स्पीड निकाली, तो मेरी स्पीड जो निकली थी वो क्वालिफाइंग से काफ़ी ज़्यादा थी, तो मेरे को कोई डर नहीं था। अब मुझे लगा कि नहीं यार, 556 में जो है वो सिलेक्शन हो जाएगा, अब जो है वो डीवी ही बची है और फाइनली कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसी उम्मीद के साथ हम वापस सारे के सारे शिमला आ गए, बट शिमला जब आ गए तो आपको पता है उसके बाद क्या हुआ, हमने उसकी क्या क्या दी, डीवी दी, ठीक है। तो डीवी हमारी कौन से 2-3 महीने बाद जब इसका टाइपिंग का रिजल्ट आया, तो उसके 1 महीने बाद ही इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू कर दी थी। मई के महीने में क्या किया, हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दी, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान ही इसके ऊपर एक क्या हो गया, कोर्ट केस हो गया। कि कोर्ट केस अब इसके रिगार्डिंग हुआ कि भाई जो 556 में आपके जो कैंडिडेट हैं, उनके पास जिनके पास भी सोसाइटी से रिलेटेड डिप्लोमा है, भाई उनको क्या करे, वो उनके डिप्लोमा फेक हैं और उनको जो है वो बाहर निकाल दिया जाए। दोस्तों मतलब जिस दिन भी फर्स्ट टाइम स्टे लगा, ठीक है, आपके जो भी भर्ती के ऊपर स्टे लगता है सबसे पहले, तो ऐसा लगा कि मतलब क्या इतनी रिटर्न के लिए, अच्छा पहले 1 साल का डिप्लोमा किया, उधर टाइम गया, फिर उसके बाद क्या किया, आपका रिटर्न के लिए प्रिपेयर किया, वो गया, टाइपिंग निकाला, वो गया, ठीक है। मतलब इतना टाइम होता है, इतने आप मेंटली हरास हो जाते हो जब आपके साथ ऐसी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि चलो अब आपको पता है कोर्ट कचहरी के चक्कर पड़ गए, तो अब क्या हुआ, डेट आगे से आगे, कभी मई महीने की मिलनी, कभी अगस्त की डेट मिलनी, कभी सितंबर की मिलनी। तो वहाँ पर जैसे ही मेरा 2017 में मैंने नीलिट में एडमिशन लिया था, 2018 में मेरा डिप्लोमा वहाँ से पूरा हुआ। आप यकीन नहीं मानेंगे, जब वो डिप्लोमा पूरा हुआ तो ऐसा लगा कि नहीं यार, फाइनली अब ये जो है ये झंझट से छूटे, सोसाइटी वाले से, अब जो भी पता नहीं ये क्या चल रहा है इधर, और भी अब जो है वो अब सेफ सिक्योर जोन में आ गए हैं, ऐसा सब फ्रेंड्स डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, 2018 में ही आपके क्या आया, JOAIT नॉन यूनिवर्सिटी का आपकी नोटिफिकेशन निकली, और वहां पर को 15-18 वैकेंसियां निकली होंगी, ठीक है। तो ऐसा लगा कि चलो अब ठीक है, फाइनली डिप्लोमा भी हो गया साथ साथ में और भर्ती भी आ गई, तो हम क्या करने लगे, उसके लिए मैंने वो फॉर्म फिल किया और उसके लिए हम प्रिपेयर करने लगे, ठीक है। दोस्तों मैं क्या करती थी कि घर पे तो पढ़ाई होती नहीं थी, तो मैं लाइब्रेरी चली जाती थी, ठीक है। लाइब्रेरी जाना, वहाँ पर जो जितना भी पढ़ना वो बाकी दोस्तों के साथ डिस्कस भी हो जाता था, और थोड़ा सा माइंड भी थोड़ा सा फ्रेश और चेंज सा मिल जाता था, क्योंकि घर पे भी थोड़ा क्या करना, आपने घर पे भी ऐसा सुस्ती जैसी होती है, आप खाना खाते हैं सो जाते हैं, तो लाइब्रेरी में ऐसा होता था कि चलो आप डिस्कशन भी हो जाता है और थोड़ा आपका सीटिंग का भी बन जाता है। अगर आपकी सीटिंग अच्छी नहीं है बैठने की, ठीक है, जैसे कि आपको होता है 6-6 7-7 घंटे भी पढ़ाई करनी पड़ती है, तो आप ज़रूर लाइब्रेरी को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपका देखते हो आपको माहौल वैसा मिल रहा होता है, आपके आसपास के बच्चे पढ़ रहे होते हैं, आपको कुछ सीखने को मिलता है। मैंने लाइब्रेरी के बच्चों से बहुत सारी चीज़ें सीखी दोस्तों, मैं कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कौन सा टॉपिक जो है जिस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वहाँ पर मैंने उन एक्सपीरियंस्ड बच्चों से सीखी, क्योंकि मेरे से काफ़ी बड़े बड़े बच्चे और काफ़ी साल से जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वो वहाँ पर आते थे, ठीक है। तो दोस्तों वहाँ पर मैं वो सारा नॉलेज भी गेन करती थी उनसे, एग्ज़ाम को रिलेटेड जो भी आपका होता है, ठीक है, स्टेट लेवल के एग्ज़ाम। तो फ्रेंड्स फिर उसके बाद हमारा क्या हुआ, JOAIT नॉन यूनिवर्सिटी का पेपर आया, आपका अगस्त महीने में शायद ये पेपर आया था 2018 में, ठीक है। और 2018 में ही आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी का पेपर भी निकला था, वो भी मैंने भर दिया था, दोनों मैंने साथ साथ ही भरे थे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो पेपर होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है गर्ल्स के लिए, और इसमें जो होती है वो आपकी रेगुलर पोस्ट होती है, तो आप ज़रूर इस पेपर को भरा कीजिए, ठीक है। अब है बात कि आपका पेपर जो हुआ JOAIT नॉन यूनिवर्सिटी का, वो मेरा ठीक हो गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स पोस्टें तो उसमें कम ही थी, तो ऐसा लग रहा था मेरिट का कुछ भरोसा नहीं है, ठीक है, कि कितनी जाएगी। कम पोस्टों पे ना मेरिट को प्रिडिक्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बट ये था कि आंसर की देख के हमने अपने मार्क्स जो थे वो मैच कर लिए थे, और 1-1.5 महीने बाद ही उसका जो था वो JOAIT नॉन यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आया, ठीक है। दोस्तों आपको याद होगा कि JOAIT नॉन यूनिवर्सिटी में जो होती है आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। तो आपने कभी इस होड़ में नहीं रहना है कि आपको जितने क्वेश्चन आए हैं आपने सारे के सारे अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। आपने
नेगेटिव जो हैं वो कम इकट्ठे करने होते हैं उसमें, क्योंकि नेगेटिव की वजह से आपकी जो स्कोर होता है उस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मेरे बहुत सारे दोस्त जो थे वो इस चक्कर में बाहर हो गए थे आपके मेरिट से, ठीक है। तो वहाँ पर उसका रिजल्ट आया, और जब उसका रिजल्ट आया तो फ्रेंड्स मेरा जो रिटर्न था वो क्लियर हो गया था उसमें, ठीक है। अब हमारे को जो था वो टाइपिंग के लिए कॉल आना था। तो दोस्तों जैसे ही उसका रिजल्ट आया तो मैंने क्या कर दिया, टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दी। ठीक है, आपको पता है कि अब 484 का तो धक्का लग ही गया था, 556 का भी एक धक्का टाइप ही लग गया था जब उसके ऊपर केस चल रहे थे। तो अब मैंने बोला चलो JORT नॉन यूनिवर्सिटी तो है, इसके लिए मैं खूब तैयारी करती हूँ टाइपिंग की, वो हो गया तो ठीक है, बढ़िया हो जाएगा सब कुछ। तो दोस्तों फिर मैंने क्या किया, मैंने अपना डेली बेसिस पे क्या करती रही, जो भी मेरे को हमीरपुर का टाइपिंग मैटर मिला था, जो मैंने टाइप टेस्ट दिए थे, अपने फ्रेंड्स से मैंने टाइप टेस्ट इकट्ठे किए, बुक खरीदी, फिर उसको क्या करती थी, मैं टाइप करती रहती थी, ठीक है। जैसे कि मैंने 2 घंटे कर लिया शाम को, सुबह 2 घंटे कर लिया, तो मैं वैसे वैसे उसका टाइप करती रहती थी। और 15 से 20 दिन बाद ही टाइपिंग के लिए कॉल आ गया था। उन्होंने क्या किया था, टाइपिंग के लिए हमें स्पेशली कॉल कर रहे थे वो हर स्टूडेंट को। तो मेरे पास भी एक सर का कॉल आया था, और उन्होंने बोला था कि आपका जो टाइप टेस्ट होगा वो इस डेट को है, और आपका सितंबर में, मैं टाइप टेस्ट दे के आ गई थी, सितंबर या अक्टूबर की बात है दोस्तों, जब मेरा टाइप टेस्ट था। और उन्होंने बोला कि जिस दिन आपका टाइप टेस्ट होगा उसी ही दिन आपकी क्या हो जाएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगी। तो उन्होंने ये अपना साइट पे भी डाल दिया था, और स्पेशली कॉल करके भी मुझे बता दिया था। तो मैं क्या की, सुबह जो था वो नॉन यूनिवर्सिटी में चली गई, और मैं उस टाइम शिमला में रहती थी, तो मैं शिमला से नौनी के लिए चली गई। मैं, मेरे को डायरेक्ट सिरमौर की बस मिल गई थी, जो सिरमौर की बसेस होती हैं वो नौनी होके ही जाती हैं, तो वहां से चली गई। आगे आपको वॉकिंग जाना पड़ता है उनके कैंपस के अंदर के लिए, ठीक है। तो दोस्तों कभी भी आपका नॉन यूनिवर्सिटी का पेपर होगा तो आप पहले चले जाइए, क्योंकि वहां पर आपको वॉकिंग भी, कैंपस उनका काफी है, 1/2 किलोमीटर से ज्यादा आपको चलना पड़ता है। तो आपको टाइम से 1 घंटा पहले वहां पहुंचना जरूरी है, ठीक है। तो हम वहां पर चले गए। सबसे पहले उन्होंने 10 बजे क्या किया कि आपका जो है वो लिस्ट लगा दी, और लिस्ट जो लगाई उन्होंने, नाम और आपने कितना स्कोर किया है वो उस बेसिस पे लिस्ट लगी। तो मतलब इसका मतलब है कि आपको टॉपर के मार्क्स जो है वो पता चल चुके थे कि कितने मार्क्स हैं टॉपर के। और जैसे ही लिस्ट के, जो टॉपर था उसका रोल नंबर सबसे पहले था, फिर उसके कम वाला उसके बाद, ऐसे ऐसे करके उन्होंने क्या कर दी थी, लिस्ट लगा दी थी कैटेगरी वाइज। उन्होंने हमारे को 2020 के बैच बना के क्या कर दिया, कंप्यूटर लैब भेज दिया। जो फर्स्ट ग्रुप था वो जब अपना टाइप टेस्ट देके आया तो सबके चेहरे रेड हो रखे थे। अब ऑब्वियस सी बात है, फर्स्ट ग्रुप जब भी टाइप टेस्ट देके आता है तो उसके ऊपर सारे के सारे टूट जाते हैं कि बताओ क्या टाइप टेस्ट था, कैसे किया, कहाँ है, कैसा आया था टाइप करने को। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने क्या किया था, जो आपका टाइपिंग मैटर मिलता है वहां पर टाइप करने को, वो नहीं दिया था उन्होंने। और उन्होंने सिर्फ हमारे को वर्बली इतना बताया कि टाइपिंग के लिए जो आपको टाइम मिला है वो 5 मिनट ही मिले हैं। सब नर्वस हो गए कि भाई 5 मिनट तो, ऐसा 10 मिनट का टाइप टेस्ट होता है और इसमें 5 मिनट मिल रहे हैं। पर चलो अब क्या करना, टाइप टेस्ट अब के लिए आए थे वो तो आपको देना ही था, चाहे 10 मिनट देते चाहे 5 मिनट देते, वो तो चॉइस उनकी थी। चले गए दोस्तों हम टाइप टेस्ट देने अंदर लैब में। तो वहां पर उन्होंने बोला कि आप अपना कीबोर्ड अटैच कर सकते हैं, और आपने क्या करना है, एक हूटर बज रहा था, जब वो हूटर बजेगा तो आपने अपना टाइपिंग टेस्ट जो है वो शुरू कर देना है, ठीक है। और आपका टाइप टेस्ट जब खत्म हो जाएगा फिर से हूटर बजेगा, और अपनी सीट से आपने क्या कर जाना है, उठ जाना है। उन्होंने कोई सॉफ्टवेयर स्पेशल टाइपिंग के लिए तो नहीं रखा था उस टाइम पर। तो क्या हुआ कि हम गए, उन्होंने बोला कि सबसे MS वर्ड पे टाइप करने को बोल दिया उन्होंने, ठीक है। तो वहां पर सबसे पहले मैंने अपनी डिटेल खुद लिखी कि मेरा नाम ये है, रोल नंबर, और थोड़ा सा एंटर डाल के मैंने जो टाइपिंग का मैटर दिया था वो टाइप किया 5 मिनट में। तो 5 मिनट का तो दोस्तों पता ही नहीं चला कि कब शुरू हुआ कब खत्म हो गया, कुछ समझ ही नहीं आया। पर ये था कि आपको 1500 स्ट्रोक नहीं लगाने थे, 750 स्ट्रोक उसमें लगाने थे। तो 5 मिनट में अगर इतने लग गए तो समझ लो आप क्वालिफाई हैं, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया कि हमारा, आपको पता है टाइप टेस्ट जब हो जाता है तो आपके साइन लेते हैं, तो उन्होंने साइन तो हमारे ले लिए, पर उसके जो आपको कॉपी मिलती है, फोटोस्टेट कॉपी, वो नहीं हमारे को दी। तो मतलब ये चीज कैलकुलेट कर पाना मुश्किल था कि आपकी स्पीड कितनी निकली है। पर ये अपने दिमाग में हो जाता है पता कि क्वालिफाई तो कर गए हैं,
क्योंकि थोड़ा सा आइडिया आप टाइप करके लग ही जाता है कि इतने में इतने स्ट्रोक्स तो पूरे हो ही गए होंगे। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसका आपका टाइपिंग का रिजल्ट आया और दोस्तों वो टाइपिंग टेस्ट जो था वो मेरा क्लियर हो चुका था। फिर आपको मैंने बताया कि उसी दिन जो थी हमारी डीवी थी, जो जो टाइप टेस्ट दे के आ रहे थे वो साइड वाले रूम में अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते जा रहे थे। तो दोस्तों वहां पर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई तो कई कई बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने सोसाइटी से डिप्लोमा कर रखा था, और ज़रूरी नहीं था कि सारे के सारे रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमे वाले ही थे। उन्होंने उन बच्चों की डीवी भी ली, मुझे नहीं पता कि उन्होंने उनको बाद में एक्सेप्ट किया कि रिजेक्ट किया, बट ऐसे स्टूडेंट्स वहाँ पर थे। मैंने उनसे बात भी की और उनका वो सर्टिफिकेट भी देखा कि जो सोसाइटी का था। पर मैंने फिर उसके बाद ये नहीं देखा कि वे उनको डिस्क्वालीफाई किया है या क्वालिफाई किया है, तो इस चीज़ का आइडिया लगाना मुश्किल हो गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि टाइपिंग का रिजल्ट आया, टाइपिंग क्लियर हो गया था, बट जब फाइनल मेरिट आई तो उसमें मेरा नाम नहीं था दोस्तों। मैं जो थी वो 4-5 नंबरों से लैग कर गई थी, और वो मुझे खुद भी समझ में आ गया था कि मेरा जो सी का सेक्शन था, जो सी लैंग्वेज के क्वेश्चन पूछे गए थे, 8-9 क्वेश्चन थे दोस्तों, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल वो प्ले कर रहे थे उस टाइम। तो वहाँ पर वो मैं सी के क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाई थी और वहाँ पर मेरा सिलेक्शन से मैं चूक गई थी। उस दिन मुझे सच में ही रियलाइज हुआ कि काश कोई सी पढ़ाने वाला होता, या काश किसी से सी सीखने को मिलती। तो बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हुआ। तो मैं मतलब वो चीज़ को, उस चीज़ को जब फ़ील करती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मैं बाकी स्टूडेंट्स को या बाकी कैंडिडेट्स को जो है वो ऐसा ऐसा कोई ऐसे ट्यूटोरियल या कोई ऐसा चैनल दूँ जहाँ से वो लोग जो है वो सी आसानी से सीख सकें। तो हमारे ट्यूटोरियल में जो है वो ऐसे आपको सी सिखाई जाएगी। अगर आपको, आप मानिए कि आपको सी का कुछ भी नहीं पता, आपने कभी सी के बारे में सुना भी नहीं है, ठीक है, तब भी आप हमारे ट्यूटोरियल्स देखोगे तो आप यकीन मानिए आप बहुत कुछ सीखोगे और आप बोलोगे कि नहीं, मैंने भी पूरी की पूरी सी जो है वो सीख ली है। तो आप उनको देखा करो, ठीक है, नहीं तो ऐसे ही आपको रियलाइज होगा जैसे मुझे हुआ उस टाइम पर। तो अब वो था कि चलो अब उसमें तो नहीं हुआ, बट 556 के अभी भी केस लगे हुए थे। रोज फेसबुक पे कोई नई से नई पोस्ट मिलती थी कि नहीं, आज जो है वो सोसाइटी वालों का पलड़ा भारी है, कोई बोलता था डिग्री वालों की साइड आज भारी है। तो समझ ही नहीं आता था कि चल क्या रहा है, होगा क्या इसमें। पर ये है कि आपको पता है कि आप एक पेपर के भरोसे नहीं रह सकते, ठीक है, आपको नहीं पता कि किस तरफ को बाजी पलट जाए। तो इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी एक पेपर के भरोसे मत रहिए, अगले पेपर के लिए प्रिपेयर करते रहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि उसके बाद आपको पता है कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी का महीना जो ऐसा होता है, पहले जब मैंने देखा था कि इसमें जो होते थे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बहुत कम होते थे, क्योंकि स्नोफॉल हो जाता था हिली एरिया में, और उस वजह से जो पेपर थे वो जनरली आपके शुरू होते थे फरवरी एंड या मार्च स्टार्टिंग से, ठीक है। तो सब क्या हो गया उस टाइम पे, सब अपनी तैयारियों में जुट जाते हैं और पेपर तो होते नहीं है, बट ये कि चलो रेगुलर बेसिस पे जो आप पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ाई तो छोड़ नहीं सकते। तो दोस्तों उस टाइम पे क्या हुआ, जो आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी का पेपर मैंने भरा था, उन्होंने क्या किया होगा, अपनी साइट पे टाइपिंग टेस्ट को रिलेटेड कोई अपडेट डाली होगी, और आपको पता है कि 6-7 महीने तक वो कुछ भी नहीं डाल रहे थे। तो उनकी साइट मैंने विजिट करना बंद कर दिया था, और उस वजह से जो उन्होंने टाइप टेस्ट का शेड्यूल डाला होगा वो मेरे से स्किप हो गया। पर उन्होंने क्या किया था कि मेरे को कहीं मेल भी नहीं किया था, ना कोई मैसेज किया था कि आपका टाइप टेस्ट होने वाला है। ऐसे ही मुझे एक फ्रेंड की कॉल आई कि तूने ये फॉर्म भरा था और जो है वो इसका टाइप टेस्ट निकले हैं, क्या तेरा हो गया है? तो मैंने बोला कि मेरा टाइप टेस्ट तो नहीं हुआ और इसके रिगार्डिंग मेरे को कोई भी मतलब मेल नहीं आई है। उसने बोला कि इसके रिगार्डिंग जो है वो रोल नंबर और ये नाम वगैरह वहाँ पर उन्होंने डाले हैं, तो देख अगर तेरा नाम है। तो फ्रेंड्स मैंने अपना नाम देखा तो उसमें मेरा टाइप टेस्ट जो था वो 19 तारीख को था, और मेरे को 20 तारीख को पता चल रहा है कि मेरा टाइप टेस्ट था। मुझे ऐसा लगा कि ये मौका भी मेरे हाथ से चला गया। पर आप यकीन मानिए कि 20 को ही शाम को उन्होंने 8-9 बजे मेरे को मेल भेजा कि
एक्चुअली जो आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाले हैं, उन्होंने एक चांस जो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए दिया है जिनका टाइप टेस्ट जो था वो 17 से लेके 19 तक था। तो वो लोग जो थे वो अपना टाइप टेस्ट जो है वो 22 तारीख को दे सकते हैं, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स को नहीं पता चल रहा था, क्योंकि जैसे कि आपको पता है 200 लोगों का टाइप टेस्ट हो रहा है, तो वहां पर 20-25 ही कैंडिडेट पहुंच रहे थे, क्योंकि कैंडिडेट्स को पता ही नहीं था कि टाइप टेस्ट हो रहा है। तो इसी चीज़ के रिगार्डिंग उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हम मेल के थ्रू जो है हर कैंडिडेट को इंटीमेट करेंगे। फिर दोस्तों फाइनली उनका मेल आया, और 2 दिन 3 दिन ही थे मेरे पास टाइपिंग के लिए। मैं खूब दिन रात उसकी टाइपिंग की तैयारी के लिए जुट गई, और उसका जो टाइप टेस्ट था वो मेरा वहाँ पर पॉलिटेक्निक आपका जो बड़ू में है वहाँ पर उसका टाइप टेस्ट होना था कंप्यूटर लैब में। तो हमारे को क्या किया गया, वहाँ पर कंप्यूटर लैब भेजा गया, और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का टाइप टेस्ट देने आए थे वहाँ पर ऑल इंडिया लेवल से स्टूडेंट्स आए थे। एक स्टूडेंट्स बिहार बिहार का था, कोई एमपी का था, कोई यूपी का था। तो मैंने जब उनको पूछा कि आप हिमाचल में क्यों आए हो यहाँ पर टाइप टेस्ट देने, आप अपनी स्टेट में जॉब कीजिए। अब आपको पता अपनी स्टेट की नौकरी हो, कोई और ले जाए तो बुरा तो लगता है। तो उन्होंने बोला कि ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि ये हिमाचल वालों के लिए नौकरी है, कोई बोनाफाइड नहीं मांगा गया है आपसे, और ऊपर से रेगुलर जॉब है ये, तो हम क्यों ना दें। तो फिर और हमने बोला कि चलो ठीक है, बढ़िया है, आप आए हैं तो दो। फिर उसके बाद हम सब का उनके साथ टाइप टेस्ट हुआ। तो फ्रेंड्स मैंने क्या किया, जब वो अपना टाइप टेस्ट, इनका सेम प्रोसीजर रहता है टाइप टेस्ट देने का जैसा आपका हमीरपुर बोर्ड का रहता है। 10 मिनट मिलते हैं, वैसा टाइपिंग मैटर मिलता है, कार्बन कॉपी आपको दी जाती है उसकी, जो भी आपने टाइप किया होता है। तो वो वाला टाइप टेस्ट जो था मेरा ठीक हो गया। मैंने स्पीड कैलकुलेट की तो मेरी क्वालिफाइंग से ज़्यादा स्पीड आई उसमें। तो दोस्तों फिर इसके रिगार्डिंग एक इंटरेस्टिंग किस्सा मैं आपको ये बताती हूँ कि अगले दिन दैनिक भास्कर में इसके रिलेटेड न्यूज आई कि जितने भी बच्चों को टाइप टेस्ट जिनका भी 22 को हुआ था, उनको सबको एक ही तरह का टाइपिंग मैटर जो है वो टाइप करने को दिया गया था। मतलब आप मान सकते हो, जैसा टाइपिंग मैटर 10 बजे वालों को था, वैसे ही 11 बजे वालों को, वैसे ही 12 बजे वालों को, और शाम तक सेम ही चला था। मतलब उसने किसी बच्चे से पकड़ा होगा और उसको टाइप किया होगा, तो मतलब समझ लो आधी टेंशन तो उसकी ऐसे ही दूर हो गई। फिर ऐसे न्यूज़ आई कि हुआ है, तो दोस्तों उसका रिजल्ट आया, और रिजल्ट जिन जिन टाइप बच्चों का टाइप टेस्ट क्लियर हुआ था उनके बाद फिर उनका रिटन एग्जामिनेशन हुआ, ठीक है? तो अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जब मैं टाइप टेस्ट दे के आई थी, तो मैंने क्या किया कि मेरे को सिलेबस तो पहले ही पता चल गया था कि इनका सिलेबस जो है वो मैथ का सेक्शन रहता है, इंग्लिश का अलग से रहता है, रीजनिंग का रहता है, जीके का रहता है। ये सारी चीज़ें तो मैंने नोटिफिकेशन में ही देख ली थी और मैं पढ़ भी रही थी। बस ये था कि इनकी नोटिफिकेशन का वेट था कि पहले रिटन टेस्ट होगा फिर देन टाइपिंग होगा, पर इन्होंने तो उल्टा ले लिया था। फिर मैंने क्या कर दिया, अपनी तैयारी इसके लिए खूब शुरू कर दी कि चलो मैथ्स के लिए प्रिपेयर करना है, मेरे को इंग्लिश के लिए देखना है। तो उसके बाद इनका रिटर्न हुआ आपका अप्रैल या मार्च महीने में हुआ इनका रिटर्न पेपर। अब मैं आपको इनका रिटर्न का किस्सा बता देती हूँ। इसमें 4 सेक्शन होते हैं और हर सेक्शन में आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी पड़ती है, ठीक है? और इन्होंने जनरल कैटेगरी की जो सेक्शनल कट ऑफ रखी थी वो 12-12 नंबर रखी थी। मतलब 12 × 4 48, मतलब 48 मार्क्स जो हैं वो आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है? अगर इससे कम मांगे नंबर आएंगे तो आप जो होंगे वो ऐसे ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है? तो एससी के लिए इन्होंने 10 मार्क रखी थी सेक्शनल कट ऑफ, और जनरल के लिए 12। तो फ्रेंड्स वहां पर जब मैं पेपर दे के आई, ठीक है, तो आपने जब ये पेपर देना है तो मैथ्स का भी खास ध्यान रखना है। ऐसे नहीं कि मैथ्स में आप 5-6 ही नंबर ले रहे हैं और जीके में 25 नंबर लेके बैठ गए हैं, ठीक है? तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, और जब भी पेपर आए इसको ज़रूर भरिए, क्योंकि इसमें सैलरी बहुत अच्छी होती है, स्टैटिक जॉब होती है आपकी, और आपका जो है वो रेगुलर होता है, आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का झंझट नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर जब मेरा पेपर हुआ तो जब मैंने इसमें मार्क्स कैलकुलेट किए तो सेक्शनल कट ऑफ तो मेरी सारी की सारी क्लियर थी, बट क्या बोलते हैं मार्क्स भी मेरे ऐसे बन रहे थे, कितने बने, 68 समथिंग बन रहे थे मेरे मार्क्स इसमें, ठीक है? तो वहाँ पर जब मैंने आपका ऑनलाइन जब इसका आपको पता है कि रिटर्न का जो रिजल्ट आता है वो आया, तो उसमें जो कट ऑफ गई थी वो कट ऑफ कुटुफ उन्होंने कुछ मेंशन नहीं की थी। बस ये था कि हमारे नाम थे, उसके आगे रोल नंबर थे। उन्होंने बोला था कि मेरिट जो भी बनेगी वो आपको साइट पे मिल जाएगी। तो दोस्तों जब वो जो मेरिट बनी उसमें, तो फाइनली उन्होंने क्या, आपके टोटल ही 12-13 वैकेंसियां थी इसमें, तो इन्होंने 12-13 लोगों के नाम ही वहां पर
डाल रखे थे, या ज़्यादा से ज़्यादा 15 लोगों के होंगे, और उन लोगों को क्या किया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया था। दोस्तों उस मेरिट में जो था वो मेरा नाम नहीं था, मैं वहाँ पर जो थी वो मेरिट आउट हो चुकी थी। तो वहाँ पर उन लोगों का फाइनली जो है वो टीवी के बाद सिलेक्शन होना था। तो दोस्तों अब ये था कि नॉन यूनिवर्सिटी भी गया, आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी गया, बट 556 अभी भी केस के झंझट में फंसा ही हुआ था। ठीक है, तो अब ये बात हो गई सारी की सारी आपकी जैन की। ठीक है, जैन आपकी फरवरी मार्च तक सारा हो गया इसका सेंट्रल यूनिवर्सिटी का निपटारा। फिर है कि उसके बाद क्या हुआ कि मेरा इंगेजमेंट हो गई। ठीक है, तो इंगेजमेंट जब हो गई तो उसी दौरान क्या था कि 2000, अगर मैं 19 की बात करूं स्टार्टिंग पे की, तो आपका निकला था हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, क्लरिकल लेवल का वो पेपर था। वो उसमें भी ऐसे ही थी, 15-16 वैकेंसियां आपकी आई थी। फिर क्या हुआ, अब ये था कि अब इंसान के पास कुछ और ऑप्शन ना हो तो वो सोचता है कि जितने भी वैकेंसी आए आपको तो कोई एक ही सीट चाहिए, तो आपने क्या करना होता है, उसके लिए अप्लाई करना होता है। और उस टाइम पे जो था वो तैयारी भी ठीक चल रही थी, सब कुछ ठीक था, पढ़ाई की तरफ पूरा का पूरा ध्यान होता था। तो मैंने क्या किया, उस पेपर को भी फिल कर दिया आपके। ठीक है, तो जनवरी में वो आपकी वैकेंसी निकली 2019 जनवरी में, और 2019 अप्रैल में मेरी इंगेजमेंट भी हो गई। तो अब आपको पता है कि अब घर वाले, ऐसा होता है कि चलो अगर आपने आगे की तरफ भी देखना है अपनी लाइफ की तरफ, कि हाँ अब आपने एक ही साइड छोड़ना रहना है, तो उस तरीके से सब कुछ अच्छा था। तो चलो मैंने भी बोल दिया है कि ठीक है, अब कभी ना कभी तो आपको प्रिपेयर होना ही पड़ेगा उस चीज़ के लिए। तो वहाँ पर अप्रैल में मेरी इंगेजमेंट होगी, और अप्रैल में ही क्या हुआ कि इसका आपका हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का अप्रैल 28 को इसका जो था वो एग्ज़ाम हुआ था हमारा। शिमला मुझे इसके लिए सेंटर मिला था। दोस्तों इसमें सिलेक्टेड सेंटर ही होते हैं, एक धर्मशाला, मंडी, शिमला, तो यही सेंटर थे 3-4। तो मैंने इसका पेपर दिया, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स का इसका एग्ज़ाम था, क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन की कोई भी वैकेंसी होती है तो सब सोचते हैं कि भाई यहाँ पर जॉब लग जाए तो बेस्ट है। तो मैंने उनसे भी पूछा, अब पेपर होने के बाद आपको पता है कि सब डिस्कशन करते हैं। ठीक है, कि हाँ पेपर कैसा हुआ, क्या हिसाब था, लेवल क्या था, कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो दोस्तों वैसे हमने भी डिस्कस कर दिया, डिस्कस करने लगे तो बच्चे कहते हैं कि इसकी कट ऑफ जो जाएगी वो तो 60 प्लस जाएगी। ठीक है, कोई कहता है 60 प्लस जाएगी, कोई कहता है 65 प्लस जाएगी। अब बोली बातों पे तो किसका क्या विश्वास करना, जब आपके पास मेरिट आती है तो ही उसके हिसाब से पता चलता है। फाइनली कट ऑफ का पता तो दोस्तों जब आपका सब कुछ फाइनल रिजल्ट आता है तभी पता चलता है, उससे पहले कोई भी आपके मार्क्स जो है वो रिवील नहीं करता है, वो आपको खुद भी पता है। अगर मैं बोल दूं कि भाई मेरे 85 में से 80 मार्क्स बन रहे हैं तो बोलने में क्या जाता है, रियलिटी तो पता है ना खुद को। इसलिए किसी भी बुक की बोली बात का तो बिल्कुल विश्वास मैं नहीं करती, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे बोले कि भाई 60 प्लस मार्क्स जिसके बन रहे होंगे उसको आपका जो है वो टाइपिंग के लिए कॉल आएगा। ठीक है, वो सब हो गया, मेरी पीजीडीसीए भी हो गई थी, पेपर भी मेरा कोई नहीं था। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा चलो मैं क्यों ना कोई कंप्यूटर सेंटर ज्वाइन कर लूँ जहाँ पर मैं कंप्यूटर पढ़ा सकूँ। तो वहाँ पर एक वैकेंसी जो थी वो अवेलेबल थी, मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया। वो वाला इंस्टीट्यूशन जो था वो सीडेक के अंदर था। सीटेक से रिलेटेड जितने भी कंप्यूटर कोर्स होते हैं आपके, पीजी डीएमसीए, डीएमसी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, डिप्लोमा इन मल्टीलिंगुअल कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो ऐसे ऐसे कोर्सेज, आप स्किल डेवलपमेंट की कोर्सेज, वो सारे के सारे वहाँ पर होते थे। बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन वो था। तो वहाँ पर मैंने इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू में वहाँ पर मेरा सिलेक्शन फाइनली हो गया। तो वहाँ पर मैंने क्या किया कि वहाँ पर मैं टीच करवाने लग गई आपका कंप्यूटर। तो मैं वहाँ पर आपके एमएस जो आपका बेसिक कंप्यूटर रहता है, वो नेटवर्किंग हो गया, एचटीएमएल हो गया, तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं वहाँ पर पढ़ाती थी। तो मैं पढ़ाते-पढ़ाते ही जब मैं वहाँ पर जॉब कर रही थी तो आपका क्या हुआ कि पब्लिक सर्विस कमीशन का रिज़ल्ट आया। तो जब रिज़ल्ट आया दोस्तों, तो वहाँ पर जो था वो मेरा रिटन एग्ज़ाम क्लियर हो गया था। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरा स्कोर कोई 65 नहीं था, ना 70 था। मेरा स्कोर जो था वो आपका 56 मार्क्स में मेरा स्कोर था, जनरल कैटेगरी की मैं बात करूँ तो। तो दोस्तों आप ये
तो आप यहीं से ही पता लगा लीजिए कि कितना झूठ वहाँ पर फैलाया जाता है। ठीक है, आपने सिर्फ अपने ऊपर भरोसा रखना होता है, किसी की बातों पे कभी विश्वास नहीं करो, आप अपनी तैयारी पे फोकस्ड रहो, जो आपने किया है वो बेस्ट है और जो आप पढ़ रहे हो वो भी बेस्ट है। दोस्तों, मैं आपके साथ बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूंगी, जो जो मेरे साथ हुआ है, जो जो चीज़ें मैंने फेस की हैं, वो मैं सब आपको यहाँ पर बता रही हूँ। ठीक है, तो वहाँ पर आपको पब्लिक सर्विस कमीशन में एक ये था कि उसमें नेगेटिव मार्किंग भी आपकी थी, तो उस वजह से था वो मेरिट पे भी फ़र्क पड़ा, क्योंकि बच्चे जो थे वो 85 के 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चक्कर में वहाँ पर नेगेटिव इकट्ठा कर चुके थे। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने टाइपिंग के लिए बोला कि जिन जिन बच्चों का रिटर्न क्लियर हुआ है उनको टाइपिंग के लिए हम क्या करेंगे, अपनी साइट पे डालेंगे और आपको क्या टाइपिंग के लिए एक लेटर आएगा। ठीक है, तो वहाँ पर मैं पढ़ा रही थी कंप्यूटर सेंटर में, और वहाँ पर ही सबसे अच्छा क्या था, मैं अपनी टाइपिंग की प्रैक्टिस भी आराम से कर लेती थी। वहाँ पर मैंने अपने लेक्चर लेने, लैब लेनी और वहाँ पर अपनी टाइपिंग के लिए तैयारी कर देनी साथ साथ में। तो वहाँ पर मैंने क्या किया कि अपनी टाइपिंग की स्पीड जो थी वो अच्छी खासी मैंने बना ली थी, और मेरे को आपको याद होगा 2019 में ही आपका JOIT नॉन यूनिवर्सिटी भी निकला था, अगर आपको याद होगा, जो अभी आपका हो रहा है 2021 में, वो 2019 में भी होना था। पर फिर मैं आपको इसकी स्टोरी बाद में सुनाऊंगी, जब मैं उस मंथ में पहुंचूंगी। वो भी मैंने भरा था उस टाइम पे, क्योंकि मेरे को लगा कि अब जो है वो इसकी तैयारी और अच्छे तरीके से हो सकती है, क्योंकि मैं कंप्यूटर की इसके साथ भी थोड़ा आपके साथ फील्ड के साथ अटैच हो गई थी। तो मैं शिमला गई, सबसे पहले मुझे उसके लिए कॉल लेटर आया। कॉल लेटर में ये लिखा गया कि आपका जो है वो टाइपिंग टेस्ट जो होगा वो संजौली कॉलेज में होगा, तो आपने क्या करना है, 10 बजे वहां पर पहुंच जाना है। तो दोस्तों, हमने क्या किया है, फाइनली शिमला के लिए पैकअप हुआ और हम सुबह 10 बजे जो है वो संजौली कॉलेज पहुंच गए टाइपिंग टेस्ट देने के लिए। तो एक हॉल में लेके गए, सबसे पहले आपको पता है यही प्रोसीजर रहता है कि आपकी अटेंडेंस लगती है। ठीक है, अटेंडेंस हमारी लगी और मेरा जो टाइपिंग टेस्ट था वो फर्स्ट ग्रुप में ही मेरी उसमें बारी आ चुकी थी। मतलब उन्होंने 20 स्टूडेंट्स को क्या कर दिया, कंप्यूटर लैब भेज दिया। वहां पर मैं गई तो वहां पर मुझे किसी भी तरह की डिटेल फिल करने की जरूरत नहीं थी। मेरे को ऐसे पीसी पे पर बिठाया गया जहां पर मेरी डिटेल्स ऑलरेडी डली थी, कि मेरा नाम डला हुआ था, सब कुछ मेरा था। बस ये था कि मेरे को ओके करके अपना टाइप टेस्ट शुरू करना था। बट वहां पर इंटरेस्टिंग बात पता है क्या थी, जब मैंने अपने साथ बैठी लड़की को देखा, तो वो जो जहाँ पर टाइपिंग करने के लिए हमारे को वो दिया होता है ना, वहां पर वो ऑलरेडी टाइप कर रही। मैं बोलूं ऐसा तो होता ही नहीं है, पता नहीं ये गर्ल कैसे टाइप कर रही है। और इसका तो एक बार आपको पता है टाइप टेस्ट शुरू हो जाए तो वो तो शुरू हो ही गया समझो, जब तक फिर 10 मिनट के बाद ही वो खत्म होता है तो सॉफ्टवेयर। बट उनका शायद कुछ अलग सॉफ्टवेयर का सिस्टम था, वो भी हमारे को ऐसा बोल रहे थे खुद। जब मैं अंदर गई तो उन्होंने बोला कि आप क्या कीजिए, इसमें अपना कीबोर्ड अटैच कर लीजिए और आप क्या है इसमें अपनी कीज चेक करके देख लीजिए कि आपके कीबोर्ड की कीज प्रॉपर चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। फिर ऑब्वियसली बात है, बच्चों की क्वेरीज तो होती है कि सर भाई अगर ऐसा ना हो कि हम वहां पर लिखना शुरू हो जाए और हमारा टाइमर चल पड़ा। तो उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है, इस सॉफ्टवेयर में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अपनी आराम से कीज जो है उसको चेक कर सकते हैं। तो हमने भी कीबोर्ड अटैच किया और मैंने अपनी कीबोर्ड की जो जो कि आपको पता है कि हम क्या चला सकते हैं, वो वाली कीज मैंने चला के देख ली। फिर दोस्तों उन्होंने बोला कि अब जो है सब बच्चों ने अपना कीबोर्ड चेक कर लिया है, तो सबने रिस्पॉन्ड कर दिया कि हाँ जी हो गया है। तो उन्होंने बोला कि अब आपका टाइप टेस्ट जो है वो शुरू होने वाला है। पर उन्होंने बोला कि आपने क्या करना है, इसमें बैक स्पेस नहीं यूज करना है, अगर आप बैक स्पेस यूज करेंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। जैसे ही ऐसा सुना, यकीन नहीं मानेंगे, लैब में जो बच्चे थे वो खड़े हो गए कि सर ये कहाँ लिख दिया आपने। उन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दी, सारे के सारे बोलने लगे सर यहाँ पर तो कहीं मेंशन नहीं किया गया है कि बैक स्पेस नहीं यूज करना है, अब आप एंड मोमेंट पे हमारे को बोल रहे हैं बैक स्पेस नहीं चलाना है। हम सर बिना बैक स्पेस के कैसे होगा ये वो। और आपको पता है ठीक ही हंगामा हो गया उस बात पे। तो उन्होंने फाइनली बोला कि अब वो भी क्या रिस्पॉन्ड करते, उन्होंने बोला आपकी मर्जी, अगर आप डिस्क्वालीफाई हुए तो इसकी जिम्मेवारी आप खुद लेंगे। तो बच्चे ना माने, फिर से बोलने कि सर ऐसा कहाँ होता है, ऐसा तो नहीं होता, किसी भी टेस्ट में नहीं देखा हमने, हमीरपुर बोर्ड में भी दिए, वहां पर भी हमारे को अलाउ होता है बैक स्पेस। तो उन्होंने बोला कि देख लो। फिर वो फिर से बोलने लगे कि आप अपना टाइप टेस्ट शुरू कर दो।
और वहाँ पर ये था कि कुछ बच्चों ने तो चलो टाइप टेस्ट शुरू कर दिया, कुछ ने नहीं किया। फिर उन्होंने बोला कि आपकी अपनी ज़िम्मेवारी है, आपने यूज़ करना है करो, नहीं करना है तो ना करो। क्या बोलते हैं, पर ये है कि डिस्क्वालीफाई फिर आपने खुद लेना है, वो जो भी लेना है, जो भी होगा इसके रिगार्डिंग। फिर क्या हुआ कि चलो अब टाइप टेस्ट, अब उन्होंने बोल दिया कि शुरू करो, बच्चे भी शुरू कर चुके थे पीछे के कुछ, और फिर हमने भी अपना टाइप टेस्ट क्या है शुरू कर दिया। ठीक है दोस्तों, फिर मैंने क्या किया, वहां पर मैंने अपना बैक स्पेस जो था वो मैंने यूज कर लिया, क्योंकि अब हमारी टाइपिंग की प्रैक्टिस ही कुछ ऐसी होती है कि अगर हम बैक स्पेस खुद व खुद ही उंगली उधर चली जाती है। ठीक है, और मैंने तो बैक स्पेस, मैं पर्सनली बता रही हूँ कि मैंने क्या कर दिया था, यूज कर लिया था। वहां पर क्या किया, जो टाइपिंग मैटर दिया, 10 मिनट का टाइम दिया, और मैंने वो टाइप टेस्ट जो था वो वहां पर दिया। और हम जैसे ही बाहर आए, बाहर जब निकले तो बच्चों का झुंड जो है वो, बताइए आपको किस तरह का टाइपिंग करने के लिए दिया गया था, क्या हुआ। दोस्तों मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने उनको ये बोला कि वहां पर हमें ये चीज बोलेगी कि बैक स्पेस आपने नहीं यूज करना है, अगर आप बैक स्पेस यूज करोगे तो भाई आपको डिस्क्वालीफाई भी होना पड़ सकता है। तो फिर मैंने ये चीज़ उनको बता दी थी, वो भी परेशान हो गए कि अब बैक स्पेस होने पे कैसा डिस्क्वालीफाई हो जाता है, ऐसा तो कहीं होता नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि मैंने बोला कि चलो अब अपना टेस्ट तो हो गया है, बैक स्पेस भी हमने ले लिया है, और मैंने वो चीज़ बाहर आके बच्चों को भी बता दी थी। अब हम चले गए अपना वापस शिमला से आ गए घर टेस्ट देके, और फिर हम अपना फिर से वहाँ कंप्यूटर सेंटर में अपना लग गए पढ़ाने। दोस्तों कुछ टाइम बाद जो था उसका रिजल्ट आया, और जब उसका रिजल्ट आया तो वो वाला टाइप टेस्ट जो था वो मेरा क्लियर हो गया था। तो मतलब यहाँ से आप देख सकते हो कि मतलब बैक स्पेस ना यूज करने का कोई फंडा जो था, कोई लॉजिक था, वो तो वहीं का वहीं धरा हो गया। बट इस चक्कर में था कई स्टूडेंट्स ने नहीं बैक स्पेस यूज किया था, पर मैंने किया था। वो मैंने चीज आपके साथ शेयर कर दी कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता, आप नहीं डिस्क्वालीफाई होते, बैक स्पेस आप चला सकते हैं, वो आपके ऊपर है। बस ये है कि आपने 1500 स्ट्रोक्स लगाने हैं और अपनी स्पीड जो है वो उनको करके देनी है, 30 की स्पीड जो मांगते हैं। तो फाइनली उसका टाइपिंग का रिजल्ट आ गया। खुश तो मैं बहुत हो गई कि चलो फाइनली जो है वो टाइपिंग का रिजल्ट मेरा आ गया है। और उधर 556 से एक निराशा ये भी लग रही थी, क्योंकि उसके कोर्ट कचहरी के मामले या मुद्दे जो थे वो चले हुए थे। तो अब क्या था कि दोस्तों मेरी शादी जो थी वो मेरी दिसंबर स्टार्टिंग, 1 दिसंबर की मेरी शादी भी आ गई थी। और फाइनली जो रिजल्ट था इसका पब्लिक सर्विस कमीशन का टाइपिंग का, ये अक्टूबर के मंथ में आ गया था। तो उन्होंने क्या किया कि नवंबर एंड में उन्होंने क्या किया, उसकी डीवी रख दिया। आपको पता है जिनका टाइप टेस्ट क्लियर हो जाता है उनकी डीवी होती है। तो आपको पता है शादी के टाइम पे कितना बिजी रहते हैं। ठीक है, पर आपको पता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपकी नौकरी जो होती है वो भी आपकी कहीं ना कहीं प्रायोरिटी तो होती ही है, क्योंकि आपने रिटर्न में इतनी मेहनत की, ऊपर से टाइपिंग में इतनी मेहनत की, अब आप क्या कर रहे हो, डीवी दे रहे हो। तो अब डीवी के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स, अब ये डीवी की बात जब आई तो उन लोगों ने क्या किया मैं बताती हूँ आपको। साइट पे कुछ भी नहीं डाला इसके रिगार्डिंग, ठीक है, डीवी के रिगार्डिंग कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ ये कि कॉल लेटर्स उन्होंने भेज दिए। और जो था वो कॉल लेटर हम मुझे डीवी के 3-4 दिन जो था वो पहले पहुंचा, और कई बच्चों को तो जो मेरे फ्रेंड्स थे कई, उनको तो वो कॉल लेटर जो था वो 1-2 दिन पहले ही आया था। तो जैसे मुझे कॉल लेटर आया मैंने उनको कॉल करके एकदम से बता दिया कि डीवी के लिए कॉल लेटर आया, क्या तुम्हें आया है? तो बोलते नहीं हमें नहीं आया है। तो उन्होंने क्या किया, कमीशन फोन कर दिया। जब उन्होंने कमीशन फोन किया तो उन्होंने कमीशन वालों को बोला कि भाई आप ठीक है, आपका कॉल लेटर जो है वो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको टाइम पे नहीं पहुंचता, बट आप इसके रिगार्डिंग आप अपनी साइट पे तो कुछ डालिए कि जिससे हमारे पता चले कि हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, हमने अपने डॉक्यूमेंट्स भी प्रिपेयर करने होते हैं। क्योंकि के डॉक्यूमेंट्स के एक्सपायरी टाइम जो होता है वो 6 मंथ्स ही होता है, आपको पता है। तो उन्होंने क्या किया, फिर उसी दिन शाम को उन्होंने अपनी ऑनलाइन भी डाली, उन्होंने डलवा के की उनसे, फिर उन्होंने डाली। और फिर उसके हमारी जो थी वो नवंबर एंड में क्या थी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थी। मुझे अच्छे तरीके से याद है जिस दिन हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थी उस दिन एचएएस वालों के इंटरव्यू चल रहे थे उस दिन। हाँ उनका इंटरव्यू था। तो अब एक साइड एचएएस वालों को बिठाया था, एक साइड हम लोगों को, फिर बाद में उन लोगों को कहीं और शिफ्ट कर दिया था, और हमारी टीवी जो थी वो वहीं ऊपर वाले फ्लोर में हो रही थी। तो दोस्तों जैसे ही मेरी डीवी की बारी आई मैं अंदर गई, और वहां पर 3-4 आपके
सर बैठे हुए थे जो आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक कर रहे थे। तो जो भी आपका क्लैरिकल के लिए होता है 10th +2 या 15 मार्क्स के में से कोई सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो उसको चेक कर रहे थे। तो दोस्तों मैंने वहाँ पर, आप यकीन नहीं मानेंगे, हिम्मत करके एक चीज़ बोली। मैंने बोला सर, आपने जो सिलेक्शन करनी होती है वो सीधी आप मेरिट बेस पे किया कीजिए। जो रिटर्न में बच्चे ने मार्क्स ले लिए हैं उसके बेसिस पे सिलेक्शन कर दिया कीजिए। 15 मार्क्स का चक्कर जो है वो मत डालिए। ठीक है, आपको पता है बैंकिंग में भी आपकी सिलेक्शन कैसे होती है। जो आपने रिटर्न में मार्क्स लिए होते हैं वो जो मेरिट में आ गए उसके मार्क्स वो आपका आ गया, और देन उसका डीबी का कोई नहीं लेना देना होता उसमें। बस आप एलिजिबिलिटी वाला जो क्राइटेरिया होता है, आपकी डिग्री चाहिए होती है, आपको बस वहाँ डिग्री दिखानी होती है, मेडिकल फिट दिखाना होता है, आपका मेडिकल जो लगता है, और करेक्टर सर्टिफिकेट। वही चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए। ये 15 नंबर का क्या चक्कर डाला है आपने सर। कई बच्चों को, आप यकीन नहीं मानेंगे, 7-7 नंबर, 8-8 नंबर भी लग रहे थे, और कईयों को 2 नंबर लग रहे थे। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट हो जा रहा था। तो फिर मैंने ये बात उनको बोली तो उन्होंने भी ऐसा बोला कि चलो इस बारे में भी ज़रूर सोचेंगे। बहुत ज़्यादा डिफरेंस सच में ही क्रिएट हो जाता है मेरिट में, क्योंकि आपको पता है कि फिर रिटर्न में नंबर लेना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो फिर दोस्तों ये, फिर उसके बाद हमने डीवी दी, और डीवी देने के बाद हम वापस आ गए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, दिसंबर महीने में जैसे मैंने बोला कि आपको मेरी मैरिज हो गई। ठीक है, फिर अब ये था कि फिर आपको पता होगा कि उसी दौरान जो था वो एक रूल भी निकाला था कि अगर आपने मतलब अगर आपने क्लैरिकल या क्लास थर्ड तक की जॉब के लिए अप्लाई करना है तो आप क्या होना चाहिए, हिमाचली आपके पास बोनाफाइड होना चाहिए, या तो आपके पास 10th या +2 जो होनी चाहिए वो हिमाचल से की होनी चाहिए। तो उसी दौरान आपको पता है कि आपका नॉन यूनिवर्सिटी का पेपर जो था वो नहीं तो नवंबर एंड वीक में था। जब मैं डीवी दे के आई थी उसी वीक में जो था आपका नॉन यूनिवर्सिटी का पेपर भी था। पर यह हुआ था कि उन्होंने क्या किया था, उन वैकेंसीज को फिलहाल के लिए वापस नहीं लिया था। उन्होंने बोला था हम फिर से इन वैकेंसी को निकालेंगे, जो भी नए आपके रूल्स बने, हिमाचल कैबिनेट ने जो रूल बनाए हैं उनके साथ। ठीक है, तो वो वाला पेपर तो चलो फिर हुआ नहीं, फिर डीवी हुई और फिर मैरिज हो गई। मैरिज के बाद जो था वो आप मानेंगे नहीं, मैंने पढ़ाई तो ऑलमोस्ट ही ऐसा हो गया था कि छूट ही गई थी। है ना, आपको पता है मैरिज के एकदम बाद जब होता है तो आपको पढ़ाई पे कहाँ, आपको आपको पता है आपको नई नई साइड जाना होता है, वहाँ पर सब कुछ समझना होता है ना, चीज़ों को एडजस्ट करना होता है। लाइफ में थोड़ा सा चेंज तो आपके में ज़रूर ही आता है। ठीक है, चीज़ें वैसे नहीं होती जैसे पहले होती हैं, फ़र्क तो पड़ता ही है। तो वहाँ पर क्या हुआ कि मैंने सोचा कि चलो कोई चक्कर नहीं, पढ़ाई मेरी नहीं हो रही है, फिर भी मैं क्या हुआ है पब्लिक सर्विस कमीशन की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देके आई हूँ, तो कहीं न कहीं मेरा सिलेक्शन जो है वो उसमें होगा ही होगा। चलो नहीं भी होगा तो कुछ नहीं है, रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। दोस्तों ठीक है, दिसंबर महीना गया, जनवरी महीना भी गया। ठीक है, तो मैं जो थी वो अपने हस्बैंड के साथ उनके वर्किंग जहाँ पर वो जॉब करते थे वहाँ चली गई और वहाँ उनके साथ रहती थी। बट ये था कि मैं ना बीच बीच में कमीशन फ़ोन करके ज़रूर पूछ लेती थी कि यार 15-20 लोगों का ही तो रिजल्ट निकालना है, तो इतना टाइम क्यों लग रहा है आप लोगों को। एचएएस का रिजल्ट आ चुका है, ठीक है, और आपका क्लैरिकल का रिजल्ट तो कोई आया नहीं है। तो और बीच-बीच में मैं ये भी अपडेट लेती रहती थी कि आपका मैं आपको एक बात बताऊँ कि जो नवंबर का महीना था जब मैं आपकी पब्लिक सर्विस कमीशन की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आई थी, उसी महीने में जो था वो आपका फाइनली जो था वो डिप्लोमा वालों को, जो उन्होंने सोसाइटी से किया था उनको भी बाहर कर दिया था, और जो आपका डिग्री कर रखी थी जिन लोगों ने भी हायर डिग्री वालों उनको भी बाहर कर दिया था। तो एक सेटबैक जो था वो वहाँ मुझे देखने को मिल गया था। मायूस थी, बहुत ज़्यादा मायूस थी, बुरा लगा कि मतलब इतनी मेहनत की और सब कुछ खराब हो गया एक ही मिनट में। ठीक है दोस्तों, तो कोर्ट कचहरी के चक्कर ऐसे ही होते हैं, इसमें नहीं पता चलता कि आप कहाँ को बाजी पलट जाए और कहाँ आपके हाथ से जो है वो नौकरी लग जाए। सच में दोस्तों ऐसे ही लग रहा था कि हाथ में आई नौकरी जो है वो जा चुकी थी। ठीक है, पर क्या कर सकते थे, अब कोर्ट के ऑर्डर आ चुके थे, सरकार ने बाहर कर दिया था, तो इधर उधर भी भटकते तो कहाँ भटकते, कोई नहीं उस टाइम किसी की सुन रहा था। ठीक है, जो ऑर्डर्स आ गए थे वही आपको फॉलो करने थे, और उसके अकॉर्डिंग आप क्या थे, आप बाहर थे। पर चलो, मैं पब्लिक सर्विस कमीशन के इसका जो भी आपका फाइनल रिजल्ट आना था इसके वेट में फिर भी लगी हुई थी कि चलो आज नहीं तो कल आएगा ही आएगा। इसके ऊपर कौन सा केस हुआ है, कोई केस तो हुआ नहीं है, सब कुछ स्मूथली हो गया है, बस अब फाइनल रिजल्ट आना है। तो दोस्तों
जब रिजल्ट नहीं आया तो आप यकीन मानिए कि अप्रैल या मार्च महीने में इन्होंने एक प्रेस नोट डाला और इसमें लिखा कि किसी एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की वजह से पब्लिक सर्विस कमीशन ने क्या किया है, क्लरिकल की पोस्टें वापस ले ली हैं। दोस्तों ऐसा लग रहा था कि इतना बड़ा बेवकूफ बना हम लोगों का। आप मानिए, पिछले साल जनवरी से हम इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। जनवरी में फॉर्म भरा, तैयारी शुरू कर दी, अप्रैल में शिमला जाके पेपर दिया, ठीक है। उसके बाद वो पेपर क्लियर हुआ, शिमला जाके उसका टाइपिंग टेस्ट दिया, टाइपिंग टेस्ट क्लियर किया, शिमला जाके उसकी डीवी दी। मतलब 1 साल ये लोग खा गए हमारा, ठीक है। मेंटली हरासमेंट हुआ टोटली की टोटली, और इन्होंने एक प्रेस नोट के साथ जो है इस किस्से को खत्म कर दिया। तो आप ऐसा मान सकते हैं ना, इस पे कोई केस ना कुछ, फिर भी इन लोगों ने क्या कर दिया, इन पोस्टों को वापस ले लिया। दोस्तों बताओ कि फिर अगर किसी पर्सन के साथ ऐसा हो जाता है, 556 से रिजेक्शन मिल गया, ठीक है, फाइन कहीं कितने ज़्यादा टेस्टों में मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, चलो ठीक है, उसमें मैं कहीं ना कहीं लैग की होंगी, 556 में रिजेक्शन मिला। उसके बाद आपका इधर पब्लिक सर्विस कमीशन के क्लैरिकल में इन्होंने पोस्टें वापस ले ली। दोस्तों ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ही खत्म हो गया, मतलब जीरो से शुरू किया था, जीरो पर ही पहुंच गए। इतना कुछ मेहनत किया, वो सब का सब बेकार चला गया, किसी काम का नहीं रहा। चलो ठीक है, मैं नहीं बोलती कि इसमें मेरा सिलेक्शन होता फाइनली, पर किसी का तो होता, रिजल्ट तो आता। ऐसा तो नहीं लगता कि नहीं मेहनत भी की और मतलब फालतू में ही वो चीज़ जो थी वो सरकार ने वापस ले ली। कोई ना कोई तो लगता, कोई ऐसा पर्सन लगता जिसको ज़रूरत होती, किसी के हाथ में तो नौकरी आती। तो दोस्तों किससे जवाब मांगना इस चीज़ का, बताओ आप। जब सरकार ने ऐसा कर लिया, आपकी पोस्टें वापस ले ली, तो ऐसा लग रहा था, बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील हो रहा था, क्योंकि इतनी मेहनत भी की थी, इतना इंतज़ार किया। आप इमोशनली अटैच हो जाते हो जब आपके साथ, आप जब इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर करते हो, क्योंकि आपको एक दिन लगता है कि ऐसा आएगा कि जिस दिन हमारी भी जॉब लगेगी, हमारा भी फाइनल मेरिट में नाम होगा। तो ऐसा बहुत ज़्यादा लो फ़ील कर रही थी, मन कर रहा था कि अब जो है, अब मैंने पढ़ाई छोड़ ही देनी है, अब मैंने किसी भी पेपर के लिए कोई भी तैयारी नहीं करनी है। और मैं जब मैं अपने हस्बैंड के साथ जब प्राइवेट सेक्टर का देख रही थी, तो एक बार मेरे मन में आ गया कि नहीं यार, प्राइवेट नौकरी भी अच्छी है, इसमें भी अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है, तो आप इसमें भी अपना करियर जो है वो चला सकते हैं। अगर आपने कोई भी अगर टेक्निकल कोर्स दोस्तों अगर आपने किया है, तो ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर में आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एक बार आप हिमाचल से बाहर निकल के तो देखिए, बहुत ज़्यादा। आप बैंगलोर चले जाइए, पुणे चले जाइए, दिल्ली, ये सारे के सारे बहुत बड़े-बड़े हब हैं। आपको कहीं न कहीं आपका सेटलमेंट वहाँ पर हो जाता है, ठीक है? अगर आप ग्रेजुएट हैं, अगर आपने कोई कोर्स कर रखा है। तो ऐसा था कि मेरे दिमाग में भी ऐसा आ गया था कि चलो मैंने भी, अब बहुत हो गया, सरकार बेवकूफ़ी बनाती है। अब देखो 556 में बाहर निकाल दिया, अब इसमें जो है वो पोस्टें वापस ले ली, तो अब सरकार के ऊपर से भरोसा थोड़ा उठ गया था, ठीक है, बुरा भी लग रहा था। फिर मैंने क्या किया, पढ़ाई कुछ टाइम के लिए छोड़ दी कि मैंने करना ही नहीं है, बस जो हो गया सो हो गया। फिर मेरे 2 माइंड लग पड़े बनने कि मैं ना क्यों ना प्राइवेट के लिए ही प्रिपेयर करने लग जाऊँ, इंटरव्यू दूँ और प्राइवेट में ही अपना आगे के लिए सोचूं। फिर दोस्तों मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बोला कि चलो कोई ना, आपका इसमें नहीं हुआ तो आप ऐसा कीजिए कि अगर आपका है कि आपने गवर्नमेंट में ही जाना है, तो एक चांस और दीजिए, और इस बार आप देख लीजिए, अगर इस बार नहीं होगा या कुछ नहीं होता है, तो देन आप प्राइवेट के लिए कर सकते हैं। आपको पता है कि प्राइवेट के लिए फिर ऐसा होता है कि चलो आपको मुश्किल तो आती है स्टार्टिंग में, क्योंकि आपने कुछ किया नहीं होता है इसके रिगार्डिंग, कि आपने इतने साल क्या किया, उनके भी ये क्वेश्चंस रहते हैं। पर उन्होंने फिर भी मुझे थोड़ा-सा ऐसे किया कि हिम्मत दी कि चलो आप फिर से कीजिए, आपने इतने साल तैयारी की है, तो आप उस टाइम मेरे को सच में ही सपोर्ट की, बहुत ज़्यादा मोरल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो वो मेरे हस्बैंड ने मुझे दी उस टाइम पे। और ये मुझे भी हर तरह से सपोर्ट करते रहते थे कि नहीं, आप पढ़ा पढ़ा कीजिए, आप ऐसी चीज़ों को मैनेज करा कीजिए। तो फिर दोस्तों आपका उसके बाद कोविड का दौर चल पड़ा, ठीक है, मैंने धीरे धीरे अपनी पढ़ाई पर आना शुरू कर दिया। तो जब हमारा कोविड का दौर चला, तो हम जो था, जो ऐसा हुआ कि आपको पता है सारे के सारे ऑफिसेज ऑलमोस्ट शट हो गए थे, और हम क्या आ गए, हिमाचल की तरफ मूव कर गए।
तो हम इनका भी घर से काम चलने लग पड़ा, और क्या बोलते हैं, मैं भी अपना क्या था, यहाँ पर फिर से प्रिपरेशन में जुट गई। तो यहाँ आपको पता है कि फिर उसके बाद आपकी फिर से एडवर्टाइजमेंट आई, और उसमें आपके 817 की वैकेंसीज आई थी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, वो इसमें क्या था कि बल्क में वैकेंसी आई काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने क्या किया, उसको फिल कर दिया फॉर्म को जब मैंने उसको फिल किया, तो मैं उसकी तैयारी के लिए जुट गई। आपको पता है कि जब आप फैमिली के साथ रहते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो मैनेज करनी पड़ती है, ठीक है। तो आप फैमिली को भी देखना है, घर को भी देखना है, फिर देन अपनी पढ़ाई भी करनी है। तो ऐसा कुछ नहीं होता फ्रेंड्स, अगर आपने तैयारी करनी है तो आप कैसे भी करके अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं, अगर आपके अंदर लगन है तो आप सुबह उठ जाइए, 4 बजे उठ जाइए, 4 से लेके 7 बजे तक पढ़िए, फिर आप घर का काम करिए, फिर से जब आपका लंच हो जाता है उसके बाद आपको 2-3 घंटे मिलते हैं, उसमें आप पढ़िए। तो ऐसे ऐसे करके आप अपने लिए टाइम बीच बीच में निकाल सकते हैं। मैं जनरली उन लोगों की बात कर रही हूँ जो आपके वर्किंग है और जो आपकी हाउस वाइफ्स हैं। तो अगर उनको, आपको पता है कि अब आजकल जॉब की ज़रूरत किसको नहीं है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई आपने भी जॉब लेनी है और उसकी तैयारी करनी है, तो देखो, नौकरी आपने लेनी है तो इसके लिए मेहनत भी आपको ही करनी पड़ेगी, आपको ही टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, और आपको ही जितने 24 घंटे होते हैं उसमें से कुछ टाइम जो है वो चुराना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा आपकी स्टडी के लिए। इसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं होता दोस्तों। अगर आपको जॉब चाहिए तो बस आपको सिर्फ जॉब ही चाहिए, इसके आगे कुछ नहीं, ठीक है। तो फिर दोस्तों मैंने भी क्या किया, उसके लिए तैयारी करना शुरू कर दिया। फाइनली आपका जो है वो दिन आ ही गया, मार्च का महीना, ठीक है। आपको पता है 21 मार्च जो था, वो आप कितने सारे 1 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स थे, 1.5 लाख होंगे जिन्होंने आपका JOAIT का पेपर दिया था, 817 का। तो पेपर तो आप सबको पता ही है, जिन्होंने पेपर दिया है JOAIT 817 की, कैसा आया था एग्जामिनेशन। जब सेंटर में मैं पहुंची, बहुत सारे बच्चों की भीड़ थी, क्योंकि किसी ने भी, बहुत कम लोगों ने इस पेपर को मिस किया था, क्योंकि वैकेंसीज भी ज़्यादा थी तो चांस भी ज़्यादा थे कि हाँ सिलेक्शन हो सकता है। फर्स्ट पेज पढ़ा, जो सोचा कि चलो फर्स्ट पेज आया, नेक्स्ट पेज में कुछ अच्छा होगा, वो भी नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। दोस्तों इस पेपर में मैं आपको रियलिटी बताऊं ना, तो बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ है कि उनसे पेपर ही अटेम्प्ट नहीं हुआ है पूरा का पूरा। बहुत सारे बच्चों का पेपर जो है वो छूट गया है, या तो फिर उन्होंने बिना क्वेश्चन पढ़े ही पेपर में वो है मार्कशीट पे आंसर कर दिए हैं। मैंने ये खुद जो है वो बच्चों के मुंह से सुना है, जब मैं एग्जामिनेशन सेंटर से निकल रही थी, कि हमारा पेपर पूरा का पूरा अटेम्प्ट नहीं हुआ। पेपर जो था वो बहुत ज़्यादा टफ पूछा गया था, और पेपर का लेवल जो था वो बहुत हाई फाई था। बट आप ये मानिए कि बच्चे बोल रहे थे कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा जाएगी इसकी। बट मैं एक बात बोलूं, जो मेरा एक्सपीरियंस था, जिसमें मैंने चीज़ों को देखा है इतने टाइम से, ठीक है, तो वहाँ पर मैं ये चीज़ मान रही थी कि इसकी कट ऑफ जो थी वो आपकी कम ही जानी थी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का माइंडसेट ऐसे होता है कि बेसिक कंप्यूटर जो है वो इसमें पूछा जाएगा, बट इसमें थोड़ा कंसेप्ट बेस्ड कंप्यूटर जो था वो पूछा गया था। आपने दोस्तों कभी भी कंप्यूटर पढ़ना है तो डायरेक्टली एमसीक्यूज मत पढ़ा कीजिए। आप उन बच्चों से पूछ लेना जिन्होंने एमसीक्यूज की पूरी बुक्स रटी होंगी इस पेपर के लिए, और उनका स्कोर पूछना जरा कितना स्कोर आया है। मैं बताऊं उन लोगों का स्कोर कितना है आया, 42-43 मार्क्स पे उनका स्कोर आया है। तो आप देखना कि वो कैसे सिलेक्शन लेंगे अपनी, अगर आपने उन्होंने अच्छे इस पे सिलेक्शन लेनी है तो। और आप, जिन बच्चों ने आपके कंसेप्ट पढ़े थे, पूरे के पूरे थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ा था, अच्छे से पढ़ के गए थे, चीज़ों को क्लियर करके गए थे, दोस्तों उन सब का स्कोर जो है वो आप 55+ है। अब आप क्यों बोलते हैं कि भाई कमेंट सेक्शन में कि जिन लोगों ने एमसीए किया है, बीसीए किया है, बीटेक किया है, उनके मार्क्स जो होंगे वो तो 55+ ही होंगे, 60+ ही होंगे, होंगे ही होंगे, उनके कंसेप्ट क्लियर हैं। आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आप जो है वो एमसीक्यूज के पीछे भागते हो कि आपको एमसीक्यूज चाहिए। एमसीक्यूज में सीधे सीधे क्वेश्चनों को आप रट लेते हो, अगर क्वेश्चन जरा भी घुमा के पूछ लिया तो आप वहां ही लैग कर जाते हो। यही फर्क जो है वहाँ, यही डिफरेंस जो होता है वो वहाँ क्रिएट हो जाता है, आपकी फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाती और उन स्टूडेंट्स की जो है वो फाइनल सिलेक्शन हो पाती है। मैंने खुद ये चीज़ जो है वो एग्जामिनेशन सेंटर पे देखी। बहुत सारे अब बच्चे खुश भी थे, कई बच्चे निराश भी थे, क्योंकि उन्होंने इस लेवल की तैयारी नहीं की थी, कंसेप्ट अपने नहीं क्लियर किए थे जो उनको करने चाहिए थे। और गेट इट क्लियर चैनल पे आपको पहले थ्योरी पढ़ाई जाती है, फिर उसके बाद एमसीक्यूज
पढ़ाए जाते हैं। पढ़ाने को तो मैं भी आपको एमसीक्यूज हजारों, 5,000, 10,000 एमसीक्यूज इकट्ठा कर दूं, क्या फर्क पड़ेगा? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। कंसेप्ट क्लियर होगा तो मैं जैसे भी तोड़ मरोड़ के आपके सामने एमसीक्यूज रख दूं, आप उसको एकदम से अटेम्प्ट कर लोगे, क्योंकि आपने वो चीज पढ़ी है, दिमाग में वो चीज क्लियर है। वही तो दोस्तों, वही मेरा मेन मुद्दा रहता है आपको कंप्यूटर में चीजें पढ़ाने का। उस चीज को आप समझा कीजिए, एमसीक्यूज की तरफ ज्यादा मत भागा कीजिए, पहले कंसेप्ट क्लियर कीजिए अपना, ठीक है। फिर दोस्तों, अब वो स्टूडेंट को मैंने पूछ लिया कि अभी आपका पेपर कैसे हुआ, तो उन्होंने बोला भाई हमारा पेपर अच्छा हो गया है। क्यों अच्छा हुआ? मैंने बोला आपने क्या किया है? कहते हैं हमने बीसीए किया है। तो क्यों नहीं अच्छा होगा दोस्तों? उनके कंसेप्ट क्लियर हैं, ठीक है। आपने जो है वो उनके साथ compete करना है, ये चीज आप ध्यान में रखा कीजिए। एमसीए लेवल, बीटेक लेवल, पॉली लेवल के बच्चों के साथ अगर आपने compete करना है तो आपको उनके लेवल जैसा प्रिपेयर करना पड़ेगा, उनके लेवल जैसा पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो वो हमेशा मेरिट में आपसे आगे रहेंगे और फाइनल सिलेक्शन भी वही लोग ले जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, उस दिन मैंने बहुत रियलाइज की ये वाली चीज कि देखो कितना डिफरेंस क्रिएट हो गया, एक +2 पढ़े बच्चे में और एक बीसीए, और वहां पर जिन्होंने पॉली कोई टेक्निकल कोर्स कर रखा है आईटी से रिलेटेड। मैं भी बहुत ज्यादा मायूस थी, क्योंकि जितने लेवल का अब एक साल में मैंने पढ़ा, एक साल में मैंने पढ़ा है, बीच में थोड़ा मेरी पढ़ाई भी छूट गई थी, बट ये था कि मैंने फिर भी चीजों को जो था वो फटाफट से रिकॉल करने की कोशिश की, ठीक है। तो मैं बोलूँ कि इतना डिफरेंस क्रिएट हो गया, बच्चे क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाए, बहुत कम स्कोर लोगों का रह गया। तो मैंने बोला कि क्यों ना मैं ऐसी चीज देखूं कि जहाँ पर बच्चे जो है वो सी लैंग्वेज सीख पाए। तभी दोस्तों फिर मेरे माइंड में ये वाला जो चीज थी गेट इट क्लियर चैनल बनाने की, ये थोड़ा सा दिमाग में आई थी कि नहीं, ऐसा कुछ चीज शुरू करनी चाहिए जो बच्चों के लिए हेल्पफुल हो, उन स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल हो जिन्होंने +2 लेवल के मैं इतना कंप्यूटर जो है वो नहीं पढ़ा होता। आपको पता है +2 लेवल में सब कंप्यूटर से मन चुराते हैं, ठीक है। सब ये चाहते हैं फिजिकल एजुकेशन पढ़े, हम हिंदी पढ़ें, जो भी आपको साथ में ऑप्शनल सब्जेक्ट मिलता है, बट कंप्यूटर को छोड़ के वो इजी सा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, ठीक है। कई कई स्कूल्स में तो कंप्यूटर के लिए ऑप्शन ही नहीं होता है, ठीक है। मैं कई स्कूलों की अगर बात करूँ तो उन लोगों ने तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होता है। तो दोस्तों, गेट इट क्लियर एक ऐसा ही चैनल है कि अगर आपने कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं पढ़ा है तो इसमें मैं आपको सारा का सारा सिलेबस जो है वो कवर अप करवा के दूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। बस ये है कि आपने नोट्स बनाना है और उनको क्या करना है, रिवाइज करना होता है, ठीक है। तो फिर दोस्तों उसके बाद क्या हुआ कि तो दोस्तों फिर मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि चलो मैं एक ऐसा चैनल बनाती हूँ कि जिससे जो बच्चों के लिए हेल्पफुल भी हो। फिर उसके बाद माइंड से फिर से ऐसे निकल गया कि शुरुआत कैसे करनी है, क्या रहेगा सारा का सारा प्रोसीजर कैसे। फिर मैंने इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि एक्चुअली घर पे ऐसे हेल्थ को रिलेटेड बहुत ज़्यादा इशू हो गया और उस वजह से ध्यान जो था वो सारा का सारा उस तरफ चला गया। तो आपको पता है कि अगर घर में कोई एक भी पर्सन जिसकी हेल्थ ठीक ना हो तो फिर आप सारा माहौल वैसे के वैसे ही हो जाता है। तो फिर मेरा ध्यान जो था वो इस तरफ हो गया और मेरी पढ़ाई भी मेरी थोड़ी छूट गई और घर के कामों में मैं बिजी हो गई बहुत ज़्यादा दोस्तों। फिर मेरा क्या हुआ कि आपको पता है कि इसका रिजल्ट आया 1 जुलाई को। 1 जुलाई को जब रिजल्ट आया तो मुझे ऐसा लगा कि चलो, मैं पर ये था कि थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस जो है वो टाइपिंग की करती रहती थी बीच बीच में, क्योंकि पता था कि पेपर जो है वो ठीक हो गया है और ऐसी उम्मीद थी कि रिटर्न जो है वो इसमें क्लियर हो जाएगा। क्योंकि उस टाइम जो था जब मैंने पेपर दे के आई तो मैंने अपने फ्रेंड्स से भी बात की, तो उन्होंने बोला कि हमारा पेपर भी इतना सुपर डुपर हिट नहीं हुआ है कि 60+ ही मार्क्स आ जाएं। तो हम सब दोस्तों के जो मार्क्स बने थे वो 50+ ही मार्क्स बने हुए थे उसमें। तो उन्होंने बोला कि ये स्कोर जो है वो सेफ लग रहा है, ऐसे सब अजम्पशन करते हैं, आपको पता तो है कि सब अब जैसे आपका रिटन टेस्ट होता है उसके बाद सब डालने लग जाते हैं अपने अपने चैनल पे भी कि हाँ आपका स्कोर कितना है, इतना स्कोर सेफ है, ये वो सो सब खबरें उड़ जाती हैं। तो उसके 15-20 दिन बाद ही मेरा टाइपिंग टेस्ट आ गया फ्रेंड्स। मेरा टाइप टेस्ट जो हुआ था वो 20 से 21 जुलाई को हो गया था। जिस दिन मेरा टाइप टेस्ट था, अब स्टार्टिंग वाले दिनों में मेरा टाइप टेस्ट हुआ है, तो मैंने जो देखा कि बच्चे बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। जब मैं हमीरपुर में गई और मैंने वहाँ पर सिचुएशन को देखा, बच्चे डरे हुए थे। मैंने क्या किया कि मैंने खुद उनसे बात करने की कोशिश की। मैंने बोला कि आप बताइए कि आपका स्कोर कितना आया है और आपने टाइपिंग की तैयारी कैसे मतलब की है। तो वो बच्चे बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। मैंने उनको बोला कि आपने क्या करना है, लैब में जाके ऐसे ऐसे करना है, डरना नहीं है।
और मैंने उनको 4-5 बातें जो हैं वो उन्होंने बताई मेरे को, मैंने उनको, और उनका टाइप टेस्ट जो था वो मेरे से पहले था। तो जैसे ही वो टाइप टेस्ट देके निकले और हम बाहर बैठे हुए थे, तो उन्होंने बोला कि भई आपके जो बताई हुई बातें हैं वो सच में ही काम में आई। तो वो मुझे लोग थैंक यू बोल के गए। उसके बाद मैंने अपना टाइप टेस्ट दिया और मैं घर आई। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उन लोगों की भी हेल्प करूं जो लोग जो हैं जिनका टाइप टेस्ट है, कि बहुत सारे बच्चों का इसमें दोस्तों 817 में फर्स्ट टाइम टाइप टेस्ट था, और उनके लिए तो बिल्कुल ही सब कुछ नया था, और अगर उनको कोई भी थोड़ी सी गाइडेंस दे देता तो सच में ही बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होनी थी। तो मेरे माइंड में ऐसा है कि चलो मैं अब जो है फाइनली एक मतलब एक आपको कोई ज़रिया ढूँढूँगी जिसके थ्रू जो है मैं लोगों तक अपनी बात पहुँचा सकूँ। फिर मैंने सोचा कि सोशल मीडिया से बेस्ट तो कुछ नहीं हो सकता, तो मैंने एक वीडियो बनाया। आपको याद होगा मेरा फर्स्ट वीडियो जो है वो टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड है। और मैंने उसमें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक चीज़ बताई है। मैंने उसमें आपको टाइपिंग से रिलेटेड सारे टिप्स दिए हैं, और आपने अपने टाइपिंग टेस्ट वाले दिन क्या-क्या करना है, कैसे-कैसे आपने चीज़ों को मैनेज करना है, वो सारे के सारे मैंने आपको उसमें बताया हुआ है दोस्तों। एक-एक बात मैंने जो उस दिन की है वो मैंने आपको उस वीडियो में बताई है। अगर आपका टाइप टेस्ट है तो काइंडली आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वो वीडियो सिर्फ़ आप लोगों की हेल्प के लिए ही है। बस दोस्तों फिर उसी के बाद ही मैंने गेट इट क्लियर चैनल की शुरुआत की। आपने टाइपिंग एक्सपीरियंस शेयर किया, टाइपिंग की तैयारी कैसे करनी है। फिर दोस्तों मैंने इसमें धीरे-धीरे करके आपके कंप्यूटर के ट्यूटोरियल्स हो गए, आपके जनरल अवेयरनेस का सेशन हो गया, इंग्लिश एमसीक्यूज़ हो गए। दोस्तों मैं जितने भी आपके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होते हैं, इंग्लिश एमसीक्यूज़ होते हैं, वो वही क्वेश्चन डालती हूँ जो आपके कहीं न कहीं प्रीवियस ईयर में पूछे गए होते हैं, ठीक है? वो ऐसे-वैसे क्वेश्चन नहीं होते हैं, उनको आप लाइटली मत लिया कीजिए। देखना आपको कभी ना कभी वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। वो वाला सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सेशन जो है मैं आपके लिए बनाती हूँ। फिर दोस्तों मैं आपको उसमें नई-नई जो भी लेटेस्ट नोटिफ़िकेशन होती है वो सारी चीज़ें भी प्रोवाइड करती हूँ। कहीं रिज़ल्ट आ रहा है, कहीं आपके लिए जॉब वैकेंसी अवेलेबल है, तो वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो अब मैं अपने आप चैनल पे आपको सारी की चीज़ें ऐड ऑन करके देती हूँ, ताकि आप जो है वो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग जो रहें वो हमेशा अपडेट रहें। तो दोस्तों फिर आप जो है आपने क्या करना है, अगर आपको उस चैनल के सारे वीडियोस देखने हैं तो आपने उस चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। दोस्तों आपके जैसे कई भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो भी आपके जेओएआईटी या कंप्यूटर ऑपरेटर की तैयारी कर रहे होंगे, और उनको भी लैंग्वेजेस में मुश्किल आती होगी, तो आपने भी उनकी हेल्प करनी है। आपने ऐसा नहीं करना है कि उनके साथ शेयर नहीं करना है, उनके साथ भी आप शेयर कीजिए। आने वाले टाइम में दोस्तों मैं आप यकीन नहीं मानेंगे, अपने चैनल के ऊपर मैथ से रिलेटेड, रीजनिंग से रिलेटेड, और आपके जो भी चीज़ें होती हैं जीके से रिलेटेड, उस पे कॉन्सेप्ट बेस पे आपको वीडियो बनाऊंगी, और आपके जो भी एग्जाम पेपर हो रहे हैं उनको आपके पास शेयर करने की पूरी कोशिश मैं करूंगी, ताकि आपको बेहतर से बेहतर मटेरियल जो है वो गेट इट क्लियर पे मिल सके, और मैं ये चीज़ आपको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूंगी। तो आपने मेरी बात जो है वो हमेशा ध्यान में रखनी है कि आपने कभी प्रिपेयर करना है तो एमसीक्यूज के पीछे नहीं भागना है, आपने अपना कंसेप्ट क्लियर करना है। अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो किसी भी तरह के एमसीक्यूज आपको आ गए तो आपने उसको क्या करना है, अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर लोगे। और आप यकीन मानिए, अगर आप ऐसे पढ़ोगे, मैं आपको ऐसे ही नहीं ये चीज़ें बता रही, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें जो है वो अपने इतने साल के एक्सपीरियंस से गेन की हैं। मैंने मैं आपको ऐसी-वैसी बुक से भी नहीं पढ़ाती हूँ, मैं बहुत सारी सोर्सेज़ से आपके लिए मटेरियल इकट्ठा करती हूँ, फिर वही मटेरियल जो है वो मैं आपको प्रोवाइड कराती हूँ, और पिछले पेपर्स देखती हूँ और उनके हिसाब से आपको चीज़ें करवाने की कोशिश करती हूँ कि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट क्या रहेगा जिससे आपकी सिलेक्शन हो पाए, आप उन स्टूडेंट्स के साथ कम्पीट कर पाएँ जिन्होंने आपकी कोई टेक्निकल डिग्री की है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको उनसे बेहतर या उनके जैसा ही सोचना पड़ेगा, परफ़ॉर्म करना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने वैसा नहीं किया तो आप वहाँ लैग कर जाओगे मेरिट में, और आप जो है वो फाइनल सिलेक्शन जो है उसमें भी आप नहीं अपनी जगह बना पाओगे। तो इस बात को आप मेरी हमेशा ध्यान रखिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो ये हेल्पफुल लगा है, अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, तो गेट इट क्लियर चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों एक बात बोलूँ, कभी भी मेहनत करना मत भूलिए। देखो 817 के ऊपर भी केस हो गया,
मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई उस चीज़ में भी, क्योंकि इतने सारे केस हम देख चुके हैं और फाइनली 817 के ऊपर भी केस हो गया है। रूमर्स ये भी उठ के आ रहे हैं कि 817 की वैकेंसी जो होगी वो कम होगी। अगर इसमें वैकेंसी आपकी कम होती है तो आपको पता है मेरिट पे कहीं ना कहीं इसका फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आने वाले पेपर्स के लिए आप जो है थोड़ा अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। अब कोर्ट का फैसला किस हक में आता है ये तो आपके जज ही और आपके जो फैक्ट्स होते हैं वही बता पाएंगे। पर आप जो है वो ऐसे नहीं बैठ सकते, क्योंकि 556 में हमारे को भी ऐसे लग रहा था कि हमारी जॉब लगी है, बट फाइनली हम आउट हो गए, हमारे को फिर से प्रिपेयर करना पड़ा। तो आपने क्या करना है, हमेशा ऑल्टरनेटिव आपका होना चाहिए, ठीक है। आपने 817 दिया है, आपका स्कोर अच्छा है, तो आप आगे वाले एग्जाम भी दे दीजिए। अगर उसमें सिलेक्शन होता है तो आपके पास ऑप्शन है, अगर 817 को क्लियरेंस मिल जाती है, जो भी आपके लिए बेस्ट होगा आप उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इनकेस 817 में नहीं हुआ, कुछ गड़बड़ हो गई और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप क्या करोगे सोचो। फिर से क्या आप एक साल नई भर्ती आएगी, आपको पता है इलेक्शन भी है, इलेक्शन के चक्कर में फिर आपको पता है ऐसे ही काम जो है बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है। इसलिए जो भर्तियां आ रही हैं उन पे फोकस्ड होके आप तैयारी कीजिए और गेट इट क्लियर के ट्यूटोरियल भी देखिए दोस्तों, वो आपके लिए ही बनाए गए हैं और बहुत अच्छे तरीके से बेस्ट मटेरियल लेके उनको बनाया गया है, ठीक है दोस्तों। तो हमेशा पढ़ते रहिए, खूब मेहनत कीजिए, जो मेहनत करेगा वो फाइनली सिलेक्शन भी अपनी लेगा आपके किसी भी एग्जाम में की अगर आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। थैंक यू, हैव अ गुड डे।